हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर साकिब रज़ा आपके सामने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड लेक्चर लेके आए हूँ। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो थर्ड लेक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों को ये वीडियो जिनको जिनको इसमें से कुछ आता है, तो वो इंटू टू के, जिनको स्पीड थोड़ी कम लगे वो इंटू टू की स्पीड से भी देख सकते हैं या इंटू 1.5 की स्पीड से देखें। आपको लेक्चर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, आजकल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जिस पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, वही पोर्शन हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग लगा लेंगे। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने से पहले दो चार बातें हम लिखाना चाह रहे हैं आपको। एक तो डी ब्लॉक में आपको जो है 3D सीरीज मालूम होगी। आपके पास होता है स्कैंडियम, टीआई होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, एमएन होता है। ठीक है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ठीक, तो यहां पर डी ब्लॉक में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, लेक्चर अभी जब बनेगा तो उसमें आपको काफी चीजें अच्छी मिलने वाली हैं। अगर आप लोगों को ये याद है तो बार बार हम कह रहे हैं, आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा बताना जरूरी है। ये हमारे पास 3D सीरीज है। 3D सीरीज में ये हमारे पास एलिमेंट है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप सबको मालूम होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ट्रिकें तो भरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे टीचर तो खाली ट्रिक के टीचर बने हुए हैं। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकिल कहे, कॉपर को जिंक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकिल कहे, कॉपर को जिंक। ठीक है, अब कॉपर और जिंक के बीच में जो को आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आयरन और निकिल के बीच में जो को आ रहा है उसका मतलब कोबाल्ट है। आप कहीं पे लिख लीजिएगा टॉप पे। ठीक, अच्छा, एक बात हो गई। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो बहुत आसान है। सबके पास देखो, इन सबके पास 4s2 तो होता ही होता है। सबके पास 4s2 होता है, इन सबके पास 4s2 होगा। साथ में पहले वाले के पास, इसके पास 3d1, 3d2, 3d3, इसके पास होता है 3d5 क्रोमियम। ठीक है, 3d4 होना चाहिए था, बट यहां पर ये हाफ फील्ड हो जाता है, s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो इसके पास जो होता है वो 4s1 होता है और 3d5 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन था वो एक यहां पहुंच जाता है। पहले थोड़ा सीख लीजिए, फिर आ जाइए एमएन पे। ये तो d5 ऑब्वियस सी बात है, ये 4 होना चाहिए था, ये 5, ये d6 होता है, ये d7 होता है, ये d8 होता है, और ये हमारे पास d10 होता है। क्यों d10 होता है? फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। यहां पर भी वही कंडीशन, जो s का इलेक्ट्रॉन होता है वो d में चला जाता है, और ये भी हमारे पास d10 होता है। ठीक, तो दो हमारे पास d5 हो गए, दो d10 हो गए। जो नेचुरली d10 है वो जिंक है, और कॉपर जो होता है होना d9 चाहिए, लेकिन s से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये आपकी टिप पे होना चाहिए। देखो याद कैसे करना है आपको, सीधे सीधे यहां से याद करिए। अगर आपको ये सीरीज याद है तो स्कैंडियम 1 हो गया, d1 हो गया। ठीक है, टीआई d2 हो गया, V d3 हो गया, क्रोमियम बस याद करना है वो d5 होता है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, Mn d5 हो गया, Fe d6 हो गया, कोबाल्ट जो है d7 होता है, निकिल d8 होता है, कॉपर d10 होता है, और जिंक भी क्या होता है? d10 होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सबके पास। इसके पास क्या होगा? 4s2d1, 4s2d2, 4s2d3, इसके पास 4s1d5। जो ऑड है उसको हम लिखे दे रहे हैं, मतलब जो अलग से है उसको हम थोड़ा सा ऑड वन आउट करिए दे रहे हैं। यहां पर आ जाओ, इसका क्या होगा? 4s2d5, 4s2d6, 4s2d7, 4s2d8, और यहां पर क्या होगा? 4s1d10 होगा, और यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा? 4s2d10। मतलब जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है सबके पास 4s2 तो फुल होता है, साथ में डी में 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, 5 वाला और 9 वाला अपने s से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, तो उसके पास सिर्फ s1 हो जाता है और d5 और d10 हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये हमने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, आप इसको अच्छे तरीके से कहीं पे लिख लीजिए। आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए बेटा, तब यहां पर आपको सवाल जल्दी लगेंगे। देखो स्मार्ट वर्क यही होता है कि ये अगर सीरीज आपको ऐसे याद है और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको टिप पे है, तो ये आपके पास बहुत अच्छी खबर है, आपके सवाल जो हैं बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक,
अब मान लीजिए कोई भी हम मेटल ले लेते हैं जो डी ब्लॉक का है, ध्यान देना अच्छी तरीके से, कोई भी हम मेटल ले लेते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, जो एनसीईआरटी में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम कह रहे हैं, पहले भी 2 लेक्चर में कहा है, इस पे भी कह रहे हैं, यहां पर हमको रिसर्च नहीं करानी है। पता लगा मोनोडेंटेट के आपको 10 एग्जाम्पल लिखा देते हैं, डाइडेंटेट के आपको 10 एग्जाम्पल लिखा देते हैं, फिर ट्राई के भी लिखाते हैं, फिर आपको टेट्राडेंटेट के भी लिखाते हैं, फिर पेंटाडेंटेट लिखाते हैं, फिर हेक्साडेंटेट लिखाते हैं, पता लगा आपको 50 एग्जाम्पल हम खाली डेंटेट के लिखा देते हैं, जो लिगेंड के हैं उसके लिखा देते हैं। तो आप 50 एग्जाम्पल वो याद करते बैठते जिससे कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, और जो एक्चुअल में जहां सवाल बनता है उसको आप स्किप कर जाओगे। तो स्मार्ट वर्क करो बेटा, ज्ञान दिखाने को तो अभी यूट्यूब पे हम भी ज्ञान दिखा दें, ज्ञान की कोई कमी थोड़ी ना है भाई। ऑनलाइन पढ़ाना तो और आसान है, किताबें बहुत सारी भरी पड़ी हैं, कुछ भी हम आपको कोई भी ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं, मेरे एक टीचर थे बलराम सर, उनका एग्जाम्पल मैं बार बार लेता हूं, जो इतने टाइम पे कहीं पर एडीएम है, हमको नहीं मालूम कहां पर है, एडीएम है, पहले हम लोगों को बॉटनी पढ़ाया करते थे जब हम लोग 12th में थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, साकिब सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप क्या पढ़ लें, सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप क्या नहीं पढ़ें। जिस दिन आपको यह पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ, अब अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंडिंग पढ़ना शुरू कर दें तो उसमें पता नहीं कि आइडेंटिसिटी ही बता दे रहे हैं। अभी फ्लेक्सीडेंटेड आता, फिर क्लासिकल लिगेंड आते, फिर नॉन क्लासिकल लिगेंड आते, फिर लिगेंड की और जो है किसी और बेसिस पे जो है हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो बहुत सारे उसमें खाली डेंटिसिटी पढ़ते रहते, लिगेंड ही पढ़ते रहते, फिर आईपीएस ही पढ़ते रहते। नहीं, जितना सवाल आता है उतनी बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आपका 10 मिनट, 2 और 4-5 मिनट जो हमने लिया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और यहाँ पर सवाल देखता हूँ, क्योंकि आपके समय बहुत कीमती है। और आप जो भी, आप चाहे 12th का बच्चा देख रहा हो, चाहे नीट का बच्चा देख रहा हो, चाहे जेई का बच्चा देख रहा हो, इसको पढ़ेंगे, इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। आई गारंटी टू। जितना एनसीईआरटी में बस वो है, और जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा नीट के लिए। देखिए, मान लीजिए कोई ये डी ब्लॉक का मेटल है। अब डी ब्लॉक का मेटल होगा तो हमको मालूम है कि 4s तो होगा ही होगा, उसमें 4s2 तो होता ही होता है, वो तो कंफर्म है, ये 4s2 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम अगर लिखना चाहें, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, तो पहले हम 3d लिखेंगे ना, पहले 3d लिखा, फिर हमने लिखा 4s, ध्यान देना, फिर हम लिखेंगे 4s। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, ये कोई मेटल है डी ब्लॉक का, जो अभी लिखे उनमें से कोई एक उठा लिया हमने, ठीक है, तो उसमें 3d भी था और 4s भी था। अब ध्यान दो, अगर सबशेल 4 इंट्रोड्यूस हो चुका है, 4s है, तो 4s के साथ 4p भी तो होगा, और 4p के साथ 4d भी तो होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो, अगर 3 है तो 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, हम ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं घुसेंगे, बस थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं। अगर आपके पास 1 में है तो 1 में खाली 1s होता है, 2 में क्या होता है, 2s भी होता है, 2p भी होता है, 3 में क्या होता है, 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है, 4 में क्या होता है, 4s होता है, 4p होता है और 4d होता है। ये आपको मालूम है नहीं मालूम है? ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे पास वो फिल नहीं होते हैं, वैकेंट पड़े रहते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि इसमें भी डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी और डी यहां पे हमारे पास वैकेंट पड़ा होता है। ध्यान देना, एस डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी और डी, 4p और 4d जो है हमारे पास वैकेंट होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब एक बात समझ लेना कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा। हाइब्रिडाइजेशन के जब हम पढ़ेंगे तो हमको एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है, ठीक है। अगर हमने इस वाले डी का यूज किया और इस एस का यूज किया और एस पी का यूज किया, अच्छा पहले छोटी सी बात और समझ लो, अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन में इस वाले डी का इस्तेमाल किया जो 3d के साथ है, तो चूंकि ये अंदर की तरफ है तो इसको तुम लोग बोलोगे इनर कॉम्प्लेक्स, और अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो इसको बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब समझ लेना, इनर कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, अभी धीरे धीरे पहले इस बात को समझिए, फिर जब एग्जांपल लेंगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर हमारे पास अंदर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ तो वो हमारे पास इनर कॉम्प्लेक्स कहलाता है, अगर हमारे पास बाहर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। अच्छा ध्यान देना, अगर हम इसको एन कहें और इसे डी कहें, एन मतलब आउटर शेल होता है ना, तो अगर आउटर शेल का जो है हमारे पास डी इस्तेमाल होता है तो उसको बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इनर वाला, अब इनर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये n है तो ये, अगर ये 4 है तो 4 से एक कम 3 है ना, ये अगर n है तो n से एक कम नहीं हो जाएगा, इसको बोलते हैं n-1। ठीक है भाई, अगर यहां पर 4 रखोगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास s-d हो गया, इसको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर समझ लेना, अभी हाइब्रिडेशन आपको कराएंगे। अगर हमने आउटर वाला इस्तेमाल किया, अगर हमने आउटर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल किया तो उसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अगर इनर वाला इस्तेमाल किया तो उसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम आउटर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आगे बात कर रहे हैं, कहां पे आउटर वाला इस्तेमाल होगा, कहां पे इनर वाला इस्तेमाल होगा, ये भी धीरे धीरे करके बात समझ में आएगी। आपको ये बताना है यहां पर कि आउटर कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास आउटर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं। जो आउटर कॉम्प्लेक्स होता है इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहीं पे लिख लीजिएगा बेटा, अगर ना दिख रहा हो तो कहीं पे लिख लीजिएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं डॉक्टर साहब, इसको देते हैं बेटा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री लिख लीजिए कहीं पे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसको हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 नाम हो गए। क्या नाम हो गए बेटा? आउटर कॉम्प्लेक्स के 4 नाम हो गए। आउटर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, हाई स्पिन भी बोल सकते हैं, स्पिन फ्री भी बोल सकते हैं, ध्यान देना, स्पिन फ्री भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इनर कॉम्प्लेक्स हो गया। इनर कॉम्प्लेक्स की जगह पे इसका और नाम क्या है, देखो, अगर इसको हम लोग बोल दें हाई स्पिन तो ये होगा लो स्पिन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर ये हाई स्पिन है तो ये लो स्पिन हो जाएगा। अगर ये हमारे पास फ्री स्पिन है तो वो हमारे पास पेयरिंग वाला हो जाएगा। ये अगर हमारे पास स्पिन फ्री है तो ये स्पिन पेयर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? ये अगर हाइपोलिगेटेड है तो ये हाइपरलिगेटेड हो जाएगा। क्लियर? तो आउटर हमारे पास जो आउटर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अभी अभी आपको ये नहीं मालूम चलेगा, अभी हम आपको बताएंगे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स आउटर कॉम्प्लेक्स है कि इनर कॉम्प्लेक्स है, उसकी क्या वजह है ये पता चलेगा। अभी आप ये समझ लिए कि आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जिसमें आउटर डी इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। और क्या नाम हो सकते हैं, हाई स्पिन, और क्या नाम हो सकते हैं, फ्री स्पिन, और क्या हो सकता है, हाइपोलिगेटेड। इधर आ जाओ, अगर अंदर वाला डी इस्तेमाल किया तो उसको बोलते हैं हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स। और क्या बोल सकते हैं इसको, वो हाई स्पिन है तो ये लो स्पिन हो जाएगा, वो हमारे पास स्पिन फ्री है तो ये पेयर्ड स्पिन हो जाएगा, वो अगर हाइपोलिगेटेड है तो ये हाइपरलिगेटेड हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? इतनी बात आप लिखिए। ठीक है, सारा नाम लिख जरूर लीजिएगा डॉक्टर साहब। आउटर, ये हमारे पास ये इनर कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है, ऐसे इसको बना लीजिएगा। ठीक, चले। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर लिखा होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D से स्टार्ट होगा, 3D 4s 4p 4d। वो अलग बात है कौन भरा है कौन नहीं भरा, लेकिन लिखने में चारों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर एक चीज और इस पर देखिए बेटा, यहां पर छोटी सी, अगर हमारे पास कहीं ये आ जाए DsP2, ये हमारे पास आ जाए तो बेटा इसमें कौन वाला डी इस्तेमाल हुआ ये आप देख के बता सकते हो। चूंकि ये अंदर की तरफ है, आगे की तरफ है, तो इसमें जो इस्तेमाल हुआ होगा वो इनर वाला डी इस्तेमाल हुआ होगा। जो इनर वाला है वो डी इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप यहां से देख के बता सकते हो कि इसमें कौन वाला है, इनर वाला डी इस्तेमाल हुआ है या आउटर वाला डी। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी एक बात और समझ लीजिएगा, हमारे पास नॉर्मली डी जो होता है, आप लोग पढ़ के आए होंगे, जो डी ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? नॉर्मली सबकी एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी की होती है। ठीक है, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब लिगेंड उसके करीब आता है, इस डी ऑर्बिटल के लिगेंड जब करीब आ जाएगा, जब इसके करीब लिगेंड आता है तो क्या होता है, ये डीजेनरेटेड हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? इसके जो है ये हमारे पास अलग अलग एनर्जी के 5 अलग ऑर्बिटल बना लेता है, अलग अलग एनर्जी के। ये वाले जो बने थे वो सेम एनर्जी के थे, ये डिफरेंट एनर्जी के 5 बनाएगा। एक को बोलते हैं dz², ठीक है, एक को बोलते हैं dx², y², एक को बोलते हैं dxy, फिर बोलते हैं dyz, और लास्ट वाले को बोलते हैं dzx। तो ये हमारे पास
कुछ ऑर्बिटल हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। ये डी है, ये 5 पार्टों में टूट जाता है। इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है। क्रिस्टल फील्ड पढ़ाएंगे तो फिर इनकी एनर्जी बताएंगे। अभी आपको छोटी छोटी बातें बताना चाह रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड चल रहा है, अभी सवाल नहीं लगा पाओगे। अभी सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो, फिर सवाल तो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, तो यहां पर जो डी ऑर्बिटल होता है वो डीजेनरेटेड हो जाता है डी जेड स्क्वायर में, डी एक्स वाई स्क्वायर में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब पूछोगे सर ये होता क्या है, ये होता क्या है? देखो अगर हमने यहां पर ये देखो इस तरीके से अगर हम हम ग्राफ खींचे, ठीक है, आपको मालूम चल जाए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और जो बाहर की तरफ ये एक्सिस दिख रही है ये जेड एक्सिस होगी। ठीक है, अगर हम इसको इसी तरीके से बना दें, ये बाहर की तरफ होगी जेड एक्सिस और इसके अंदर की तरफ भी जेड एक्सिस होगी। अब इतना फिजिक्स में और मैथ में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि पॉजिटिव निगेटिव क्या था, उससे हमसे मतलब भी नहीं है। ठीक, अगर हमारे पास जो ऑर्बिटल है डी वाला, ठीक है, वो हमारे पास एक्स प्लेन पे है और वाई प्लेन पे है, ध्यान देना प्लेन में है, सॉरी एक्स प्लेन पे है और वाई प्लेन पे है। ठीक है, प्लेन के ऊपर है, मतलब जो एक्सिस है उसके ऊपर है, प्लेन में नहीं। एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे, ऐसे दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे है, तो उसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अगर हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है उसकी प्रोबेबिलिटी कहां पे पाई जा रही है, एक्सिस पे पाई जा रही है, एक्स और वाई पे पाई जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो स्क्वायर वाले होते हैं वो कहां पे होते हैं बेटा, एक्सिस पे होते हैं। जो डी जेड स्क्वायर है वो कहां पे होगा, देखो ये बाहर जेड, ये है बाहर की तरफ है, इसके ऊपर होगा और पीछे की तरफ होगा। ये पूरा ऑर्बिटल जो होगा हमारे पास पी वाला, जो डी वाला है, ये इसके ऊपर होगा और उसके ऊपर होगा। कहां पे होगा, देखो ऐसे ऐसे लगाते हैं, ये देखो ये हमारे पास है, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये जेड वाला, अब तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ जो जेड एक्सिस है इस पे होगा और इसके जस्ट पीछे होगा, तो ये जेड एक्सिस पे है, इसलिए इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक्स वाई क्या है, जो एक्स वाई है तो बेटा वो एक्स और वाई प्लेन में होंगे। यहां पर ये अगर यहां पर कहीं पाया जाता है यहां पर, तो उसको बोलते हैं डी एक्स वाई। अच्छा, डी वाई जेड क्या है, वो हमारे पास वाई और जेड प्लेन में होगा। देखो ये अगर वाई इस साइड में है तो ये वाला प्लेन वाई जेड हो गया, इसमें पाया जाएगा। और जेड एक्स क्या होता है, अगर हमारे पास जेड और एक्स के बीच में जो प्लेन है उसमें पाया जा रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये सब हमारे किस में है, प्लेन वाले हैं। जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है वो हमारे पास कहां पे पाए जाएंगे बेटा, वो प्लेन में पाए जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? और जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है वो कहां पाया जाएगा बेटा, वो एक्सिस पे पाया जाता है। क्लियर? बात समझे रहना, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई थिंक सो। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं धीरे से। क्या पढ़ा हमने कि डी ऑर्बिटल जो होता है 5 डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। उसको आगे पढ़ेंगे कैसे स्प्लिट होता है लिगेंड की मौजूदगी में। ठीक है, वो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी डी जेड स्क्वायर हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जेड एक्स हो गया। जो नॉर्मल वाले जिन पे स्क्वायर नहीं लगा है वो प्लेन में होते हैं, और जिन पे स्क्वायर लगा है वो किस पे होते हैं, एक्सिस पे होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सिस पे क्या है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि DsP2 है, आपसे 2 क्वेश्चन से पूछा जाए कि बताइए कि जो ये वाला डी इस्तेमाल हुआ है ये कौन वाला है, आउटर वाला, इनर वाला? तो पहले तो आप बता दो कि ये इनर वाला है, कि ये इसको ND कहोगे, N-1 और ये D। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्टर साहब कौन सा हो गया, इनर वाला हो गया। अब दूसरी बात इसमें पूछा जाए, ये D है लेकिन इन 5 में से कौन सा D है? जो हमने 5 लिखा है ना, डी एक्स स्क्वायर है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है कि डी एक्स वाई है कि डी वाई जेड है कि डी जेड एक्स है, कौन सा है? तो यहां पर जो DsP2, देखो स्पेसिफिकली बता रहे हैं, DsP2 तुम्हें देगा तो यहां पर जो डी इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होगा डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला। ठीक, ये लिख लीजिएगा कहीं पर, ये सब लिखते चलिए। अच्छा, अगर हमारे पास DsP3 है, अगर हमारे पास DsP3 लिख दिया जाए, DsP3 आपसे पूछा जाए ये वाला डी कौन वाला है, इनर वाला है या आउटर वाला है? सवाल नंबर 1, तो आप लोग देखो अंदर की तरफ दिख रहा है, आप कहोगे ये इनर वाला है, तो आप यहां से लिख सकते हो N-D है ये। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो डी है ये कौन सा डी है, मतलब जो 5 डी है उनमें से कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई स्क्वायर, मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, या डी जेड स्क्वायर है, या एक्स वाई, या वाई जेड, या जेड एक्स? तो यहां पर ये जो होता है डॉक्टर साहब, ये डी जेड स्क्वायर हुआ करता है। क्लियर नहीं क्लियर? आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लिया आपके पास sp3d आ जाए, sp3d आ जाए, इसको उल्टा लिख दे, देखो sp3d ऐसे लिख दे, तो अब आप ये बताइए कि ये डी कौन वाला है, आउटर वाला या इनर वाला? तो जाहिर सी बात है ये बाहर की तरफ दिख रहा है, तो इसको आप लिखोगे ये ND वाला है, ये बाहर की तरफ वाला है।
ठीक है। और यहां पर कौन सा डी इस्तेमाल हुआ है, डी जनरेशन में कौन सा डी इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास डी जेड स्क्वायर इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इसमें बोलते हैं D2sp3, D2sp3 आ जाओ, D2sp3, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये इनर वाला है या आउटर वाले हैं? दोनों डी कौन से हैं, इनर वाले हैं या आउटर वाले हैं? तो जाहिर सी बात है ये आपको इनर वाले दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा N-D। अच्छा, अब देखो कितने डी इस्तेमाल हुए इनमें, इसमें एक था, इसमें एक था, इसमें था, इसमें दो डी इस्तेमाल हुए। और जो दोनों डी हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक डी जो होता है वो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला होता है, और जबकि दूसरा वाला जो होता है वो हमारे पास डी जेड स्क्वायर होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अगर इसको हम उल्टा करके लिख दें sp3d, तो आप तो पहचाने जाओगे ये डी कौन वाला है, पहचाने जाओगे कौन सा डी वाला है। ये हमारे पास आउटर वाला है तो उसको हम एनडी लिख देंगे, और ये जो हमारे पास है दोनों वो डिप्टो वही रहेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, डी जेड स्क्वायर रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां से देखिए ये दो तो आपके पास जैसे मान लिया DSP3 SP3D, इसमें देखो जो डी यूज हुआ है दोनों में डी जेड स्क्वायर यूज हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा नहीं है, ये दो एक से होते हैं और ये दो एक से होते हैं, आप इनको एक ही साथ याद कर लीजिए। बाकी इनर और आउटर तो आप देख के बता दोगे कि इनर है कि आउटर है, इसमें क्या दिक्कत आती है। क्लियर? चलें बेटा, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आ जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहां पे लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है जो स्ट्रांग होता है वो CO होता है, ठीक। उससे कम जो होता है वो NO2 होता है, ठीक है। और उससे कम जो होता है देख लें एक बार, NO2 CN, इससे बाद CN होता है, CN के बाद NO2 होता है, लिख लें। अभी आपको छोटे ट्रिक बता देंगे। CN के बाद NO2 हो गया, NO2 के बाद NH3 होता है, NO2 के बाद जो है हमारे पास NH3 होता है। अच्छा, NO2 और NH3 के बीच में एक और लिख लीजिए, CN माइनस लिख लीजिए, इसे NO2 माइनस, इसके बीच में एथाइलिन डाइएमीन भी होता है, ठीक है। ये हमारे पास NO2 हो गया, ठीक है। अब NO2 के बाद जो है हमारे पास क्या होता है, H2O के बाद जो है हमारे पास OH माइनस, फिर हेलोजन का नंबर लगता है उसमें फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ये NH3 होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको कहीं पे लिख लिया CNOX। पिछली बार एक बच्चे का सवाल आया था, वही वो सकीना जहरा, तो उसके अनफॉर्चुनेटली 43 क्वेश्चन उसके सही हुए थे केमिस्ट्री में आउट ऑफ 45। तो एक सवाल जो गलत करके आई थी वो ये गलत करके आई थी, वो हमेशा अभी जब भी मिलती है, तो पिछली बार जब मिली थी तो ये गिल्ट में रह रही थी, कह रही थी सर CNOX आपने बताया था और इसका अरेंजमेंट अगर हमें मतलब वहां पे कर दिया होता तो पूरे 44 क्वेश्चन आ जाते। एक बच्चा खैर निकला था वो ऋषभ, उसके तो पूरे आए थे, 180 में से 180 आए थे पूरे केमिस्ट्री में। और जो ये सकीना थी इसके जो आए थे ये 170 मार्क्स आए थे, 2 क्वेश्चन गलत किए थे इसने, टोटल 2 क्वेश्चन इसने गलत किए थे, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां मत करना, यही सवाल आपका बनाता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है, अगर ये सवाल बन गया होता तो 44 क्वेश्चन हो जाते, 5 नंबर उसके बढ़ गए होते, 5 नंबर में उसको शायद GSVM कॉलेज मिला है, GSVM से उसकी रैंक कुछ और बदल जाती, कोई और कॉलेज हो सकता है, मे बी यहाँ पे लखनऊ में लोहिया मिल जाता, पॉसिबिलिटी है। तो एक एक सवाल की बहुत कीमत होती है, खासतौर पर जब आप सिलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है। एक सवाल से आपका कॉलेज बदल सकता है, आपकी रैंक बदल सकती है, तो बी अवेयर इस बात के लिए, ठीक है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक है CNOX। पहले कौन वाले होंगे, कार्बन वाले होंगे, देखो CO और हमारे पास CN कार्बन वाले हो गए। फिर कौन से हो गए, नाइट्रोजन वाले लिगेंड हो गए, देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन वाला है, ये एथाइलिन डाइमीन भी नाइट्रोजन वाला होता है और ये NH3 भी नाइट्रोजन वाला होता है। फिर हमारे पास कौन होते हैं, ऑक्सीजन वाले कौन से, देखो OH2 और OH आ गया, और उसके लास्ट में कौन होते हैं, हेलोजन, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा लिगेंड लिखने भी नहीं है। अभी इसमें हम चाहें तो 50 लिगेंड और लिखा दें जो आपके सिलेबस में है ही नहीं,
ठीक है, अभी जो जो ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड लिखा रहे हैं ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये होता है और सबसे वीक लिगेंड अभी तक आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिगेंड की स्ट्रेंथ लिख दिया। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान देना, हमारे पास H2O से आगे ये वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और खास तौर पे ये तीन, खास तौर पे ये तीन को अलग से लिखिएगा, ये वाले हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, खास तौर पे ये तीन। कौन कौन से? CO कार्बोनिल, CN- और NO2, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं पे तो उसकी पेयरिंग करा देते हैं। अच्छी तरीके से लिखिएगा। और ये जो हेलोजन होते हैं खास तौर पे इन्हें लिखिएगा, इनका कोई अपना कोई महत्व नहीं होता है, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ये पेयरिंग नहीं कराते। ठीक है, ये पेयरिंग करा देते हैं। पेयरिंग कौन कौन कराता है? ध्यान देना, पहले ये ऑर्डर अरेंज करना, फिर आप ये लिखना ये हमारे पास कोबाल्ट नहीं, सॉरी कार्बोनिल, CO, CN और NO2, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये पेयरिंग कराते हैं। क्या करते हैं बेटा? पेयरिंग कराते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, बात को समझिए, पेयरिंग कराते हैं ये। और समझिएगा, अभी अभी जो एक एक पॉइंट है वो लिखते चलिए, जब एग्जाम्पल अभी अभी शुरू नहीं हुआ ना, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे सारी चीजें। ठीक है, हमारे पास CO हो गया, हमारे पास NO2 हो गया, और हमारे पास CN। अच्छा, एक साथ लिख लेते हैं, CN और उसके बाद NO2। ये हमारे पास जो होते हैं बेटा, ये पेयरिंग कराते हैं, ये हमारे पास पेयरिंग कराते हैं। अगर हमारे पास जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो पेयरिंग कैसे कराते हैं बताएंगे। अभी पहले ये जानिए पेयरिंग कौन कौन कराता है। ठीक, ये पेयरिंग कराते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कहीं NH3 मिले तो क्या ये पेयरिंग कराता है? ना जी, नॉर्मली ये कहीं पेयरिंग नहीं कराता। अच्छी तरीके से बात को समझ लेना, सारी बातों को यहीं पे लिख देते हैं। नॉर्मली ये कहीं पे पेयरिंग नहीं कराता, लेकिन अगर NH3 कहीं पर भी, अगर NH3 कहीं पर भी कोबाल्ट के साथ आ जाए, ये C है, कोबाल्ट के साथ आ जाए तो फिर NH3 पेयरिंग कराता है। नॉर्मली NH3 पेयरिंग नहीं कराता, लेकिन अगर NH3 कहीं कोबाल्ट के साथ आ जाए तो फिर ये पेयरिंग कराता है। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें, आपको कहीं पर प्लेटिनम मेटल मिल जाए, प्लेटिनम, ध्यान देना, प्लेटिनम मेटल मिल जाए, इसके साथ चाहे वीक लिगेंड हो, लिखते रहिएगा, इसके साथ चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, इसमें पेयरिंग होगी। क्लियर नहीं क्लियर? अगर हमारे पास प्लेटिनम है, चाहे इसके पास वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, इसमें पेयरिंग होगी। ठीक है, तो नॉर्मली लिगेंड के तौर पे पेयरिंग कौन कराता है? लिगेंड हमारे पास CO कराता है, CN कराता है, NO2 कराता है। NH3 सब जगह नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट में कराता है। और प्लेटिनम चाहे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, उसमें पेयरिंग कराता ही कराता है। क्लियर नहीं क्लियर? एक बात और समझ लेना, कहीं पर लिख लेना, अगर कहीं पर D1 कॉन्फ़िगरेशन आए, अभी लिखिए, पहले समझिए, जब सवाल कराएंगे एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे कर समझ में आएगी। अगर कहीं पर D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन, D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें भी पेयरिंग नहीं होती है, बस आपको यह जानना है। अभी ये सीक्वेंस वाइज आप हमको बताएंगे, अभी जब हम सवाल लेंगे, इस पे एग्जाम्पल कराएंगे तो आप हमको बताएंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं होती, D1 D2 D3 में पेयरिंग नहीं होती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो पेयरिंग कहां कहां नहीं, कहां कहां होती है? अगर हमारे पास लिगेंड के तौर पे CO है तो पेयरिंग कराएगा, अगर CN है तो पेयरिंग कराएगा, अगर NO2 है तो पेयरिंग कराएगा। ठीक, NH3 कहीं पेयरिंग नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट में कराता है। प्लेटिनम के साथ चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, उसमें पेयरिंग होगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 आ जाए तो कोई भी लिगेंड आ जाए, इसमें पेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड, अगर D1 D2 D3 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ये आप कार्बोनिल के बारे में एक इंपॉर्टेंट कहीं पे लिख लीजिए, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इससे इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जब भी ये इस्तेमाल होता है तो ये अपने 4s के इलेक्ट्रॉन, अच्छा चलो यहां पे नहीं बताएंगे, इसको वहीं पे बताएंगे। ठीक है, ताकि आप अभी ज्यादा रूल हो जाएंगे तो आप उसमें होच पोच करने लगोगे, जब एग्जाम्पल लेंगे तो उसको यहां पे बताएंगे। ठीक है, अभी आप ये मानिए कि कौन कौन पेयरिंग कर सकता है, कौन कौन पेयरिंग नहीं कर पा रहा है। क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी पेयरिंग की बात कर ली हमने, लिगेंड की बात कर ली, और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है ये भी आपको मालूम हो गया। अच्छा अच्छा, एक पॉइंट जरा टिक करके आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब एनर्जी। स्ट्रेंथ ऑफ ligand is directly proportional to absorb energy. Absorb
एनर्जी, ठीक है, लिखिएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका वेवलेंथ, जो एनर्जी है उसकी वेवलेंथ, ठीक है, जो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या होता है, देखो जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो कहीं से अगर उसको एनर्जी मिलती है तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी मिलती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ध्यान देना, जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हायर ऑर्बिट में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ये सारी कहानी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मालूम है, ठीक। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक। तो यहां पर पूछा जाता है कि कौन सा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका, ये हमारे पास लिखा हुआ है NiH2O का होल 6, एक कॉम्प्लेक्स ये है, एग्जांपल लिख रहे हैं NiH2O का, NiNO2 का होल 6 है, चलो NO2 लिख लेते हैं, NO2, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहां पर NiNH3 का होल 6, NiNH3 का होल 6 लिख लेते हैं। और तीसरा एग्जांपल हम यहां पे नीचे लिखे दे रहे हैं, जरा देखिएगा, ये हमारे पास NiH2O का होल 6 है, NiH2O का होल 6, ठीक। ये आपको एग्जाम में ऐसे सवाल दिया जाएगा, कहा जाएगा बताइए इसमें से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये है, ये है, ये, ठीक। तो आपको क्या देखना है, आपको बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना के दे देगा, आप सवाल देख के डर जाओगे। आपको सब कुछ नहीं देखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं देखना, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड को झांक के देखना है। इसमें NO2 लिगेंड है, इसमें NH3 लिगेंड है, इसमें H2O लिगेंड है। हमको ये मालूम है जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें कौन सा है, NO2, NH3 और आपके पास H2O। आई थिंक आप बताइए इसमें कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है, NO2 होगा ना, सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 होगा ना। तो NO2 सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर आपको अरेंज करने का कह दे कि इनको अरेंज करके दिखाइए, तो भाई सबसे ज्यादा NO2 एब्जॉर्ब करेगा, उससे कम NH3 वाला करेगा और सबसे कम H2 वाला करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड NO2 है, उससे वीक NH3 है और उससे वीक जो है हमारे पास H2O है। क्लियर नहीं क्लियर? अब सवाल को घुमा दे, कहे कि हमको एब्जॉर्ब एनर्जी चाहिए नहीं, हमको उस एनर्जी का वेवलेंथ चाहिए, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो इनवर्स रिलेशन है ना, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो कम वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी, कम वेवलेंथ वाली जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये कौन वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो कम वाली को कम वाली जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पूछा जाए कि इसने जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसने जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसने जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो इन तीनों ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो किसकी वाली सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, मतलब कौन सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये वीक लिगेंड है। तो ये हमारे पास जो होगा, जो वीक लिगेंड होता है, देखो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो हमारे पास उतनी ही कम वेवलेंथ वाले को, उतनी जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही कम वेवलेंथ वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जो हमारे पास वीक होगा वो उतनी ही ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो पूछा जाए सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो आप किसको चेक करोगे, जो वीक लिगेंड हो, इनवर्स रिलेशन है ना। फिर समझ लेना, आपसे दो तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इन कॉम्प्लेक्सेस में बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा। तो आप उसमें देखोगे कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर पूछा जाए कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा किस में होगी, तो जो वीक फील्ड वाला लिगेंड होगा उसकी वेवलेंथ से होगी सबसे ज्यादा होगी। चलिए एक सवाल इस पर करा देते हैं। एक सवाल 2000 से 1 मिनट रुकिए, हम सवाल लेके आते हैं। चल, आप लोग ऐसे YouTube पे देख रहे होंगे या कहीं पे देख रहे होंगे, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं इतनी भी चीज़ को। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बुक हम लेने गए थे, ये आपकी जो है अनियन की एक बुक है,
ये आपके जो है लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सवाल जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था 2017 नीट 2017 में सवाल पूछा गया था। और सवाल को जिस तरीके से पूछा गया था, कहा गया था कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल लेंथ। करेक्ट, अब उसमें पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर, उसमें पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर क्या है। फिर सवाल पढ़ लेना, सवाल पढ़ के सुनाई दे रहे हैं, फिर समझ लेना। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ फॉर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO। ठीक है, CO+3 के कॉम्प्लेक्सेस दिए थे तीनों। देखो एक के साथ CO En का होल थ्राइस दिया था, एक के साथ CO NH3 का होल थ्राइस दिया था, और एक था हमारे पास CO H2O का होल थ्राइस। ठीक है, अब बताओ इन तीनों में, अब देखो जितना ज्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यहां पे देखो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जिस लिगेंड की, उतनी ही कम वेवलेंथ का जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बात समझे रहना। जितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उतने ही कम वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उल्टा रिलेशन दिख रहा नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं क्लियर। जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा है तो वो हमारे पास कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जिसकी हमारे पास स्ट्रेंथ कम होती है वो ज्यादा वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ये हमारे पास इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, En, उसके बाद आता है NH3, और उसके बाद जो आता है वो हमारे पास H2O आता है। हम इन तीनों को अरेंज हमने कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो होगा वो सबसे कम वेवलेंथ, वो जो सबसे कम वेवलेंथ है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला उससे ज्यादा वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और ये वाला सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर नहीं क्लियर, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो बच्चा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है होच पोच लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, आपको बात समझ में आ रही होगी, अब तक बात पहुंच रही होगी। ठीक है, अगर आपसे वेवलेंथ के टर्म में सवाल पूछा जाए तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होती है उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, और अगर हमारे पास सीधे सीधे हमसे एनर्जी अब्जॉर्ब पूछी जाए तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो दोनों ही सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने वेवलेंथ में अरेंज कर दिया। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, सबसे कम वेवलेंथ वाला En का होगा, उससे ज्यादा वेवलेंथ वाला ये होगा। अच्छा, वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर देखा जाए तो En वाला सबसे कम वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उससे ज्यादा NH3 वाला एब्जॉर्ब करेगा, और सबसे ज्यादा H2 वाला एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर नहीं क्लियर, ये कॉम्प्लेक्स का जो है ऑर्डर हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमको अगर सीक्वेंस में लिखना है सबसे कम, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा ये। ठीक, कोई डाउट? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चल, ये हमारे पास जो लिगेंड हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड, उससे सवाल ये बन जाते हैं आपके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वेवलेंथ पे सवाल आए तो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, और एनर्जी पे सवाल आए तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इतना तो याद ही रहेगा ना। तो जो जिसका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो कम वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देखो यही एक जो है थोड़ा सा जो है लैग हो जाता है। अगर हम ये क्लास में पढ़ाते हैं तो उसमें इंटरेक्शन बढ़िया होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें लैग नहीं होती। यहाँ पर लैग होना शुरू हो जाता है ना, थोड़ी देर के बाद अपने में ही खो जाते हैं, यार क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं यार पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, चलो खैर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, और आ जाइए। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में ही हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड पढ़े। हमने ये पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। हमने ये पढ़ा कौन पेयरिंग करता है, कौन पेयरिंग नहीं करता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। नॉर्मली हमारे पास CO हो गया, हमारे पास जो होता है NO2 हो गया, और हमारे पास जो होता है CN हो गया, ये पेयरिंग करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आते हैं। NH3 कहीं पेयरिंग नहीं करता सिवाय कोबाल्ट के। प्लेटिनम सबके साथ पेयरिंग कर लेता है। D1 D2 3 कहीं पेयरिंग नहीं करते, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और चाहे वीक फील्ड हो। ठीक है, अब हम आपको एग्जांपल लिखना शुरू कर देते हैं। देखो समझे रहना, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया FeCN6, FeCN का होल 6, आपको ऐसे भी लिख सकता है K4। सवाल ऐसे भी आ सकता है, या आपको यहां से K4 हटा देगा और इसके ऊपर -4 लगा देगा। आपसे पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। फिर देखो सारी बातें वहीं से लिंक करना शुरू कर दो हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, आपसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो इसके चूंकि हमारे पास 6 लिगेंड हैं, ठीक है, तो 6 लिगेंड की वजह से या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, और या हमारे पास dsp3 होगा।
मतलब 1 2 और 5 नहीं 6 नहीं, एक और sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, ऐसे होगा आपके कोर्स में। यही है, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही वाला सिर्फ कोर्स में है, तो ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि sp3d2 है या d2sp3 है, बताओ इसमें कौन सा जो, चूंकि आपने ये देख लिया ना, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर देख लिया आपने, 6 लिगेंड, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड देख लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको आता है। 6 मोनोडेंटेड आपने लिगेंड देखे तो आपको मालूम चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। अब आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, समझना। अब जो हमारे पास आयरन होता है Fe, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डॉक्टर साहब क्या होता है आपको मालूम होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को याद रह गया हो कि सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन 6 नंबर पे आता है ना, आयरन को निकिल कहे कॉपर को जिंक, तो जिंक हमारे पास 10वें नंबर पे आता है और आयरन किस पे आता है 6 नंबर पे। अगर ये 6 नंबर पे आ रहा था 4s2 तो इसमें होगा ही होगा, और साथ में इसमें जो है 3d में 6 होगा। क्लियर नहीं क्लियर? सॉरी 4s2 होगा, 4s2 तो होगा इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 और 3d6 तो होगा ही होगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। अच्छा, अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये हमारे पास -6 है और इक्वल में हो जाएगा माइनस का 4, इसको आप लोग लिख दोगे x, तो ये उधर जाएगा तो कुल मिला के +2 आ जाएगा। +2 अगर इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे, तो ये हमारे पास अब जो बचा है ये 4s0 बचा है, और यहां पर जो है ये हमारे पास 3d6 ही है। अब इसको बनाना शुरू करो। सबसे पहले हम 3 वाला बनाते हैं, तो 3d बनाया। अब 3d अगर हम बनाएंगे, ध्यान देना, 3d बनाएंगे तो d यही तो होता है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हम किसको बनाएंगे, s वाला बनाएंगे, 4s वाला बनाएंगे, तो ये देखो हमारे पास s वाला हो गया। ध्यान देना सीक्वेंस क्या था, 3d 4s, और 4s है तो 4p और 4d भी होगा, तो ध्यान देना यहां पर क्या होगा, p वाला भी होगा, 4p वाला, ये देखो 4p हमने लिख दिया यहां पर, ये हमारे पास 4p हो गया 1 2 3, और साथ में क्या होगा डॉक्टर साहब, 4d वाला भी होगा, तो यहां पर छोटा ही सही बनाएंगे लेकिन अच्छे से बना लेंगे, 1 2 3 4, आपको सारे ऑर्बिटल दिख रहे होंगे। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या कहानी सुना रहे हैं, अभी हम आपसे सवाल बताएंगे कि आपको देख के भी बता सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक। जरा देखें, यहां पर से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पर से एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें s में तो 0 है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, d में कितने हैं 6, तो आप लोग जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो आपको फिल करने का तरीका आया, आपने कहा फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें, फिफ्थ इसमें, और जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आपके ये आ जाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है, ठीक। अच्छा, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब जो हमने आपको बताया था कि पेयरिंग और नॉन पेयरिंग वाली बात की, जो पेयरिंग करते हैं कौन पेयरिंग नहीं करते, आपको हमने पढ़ाया कि CN जो होता है वो पेयरिंग करता है, अगर CN लिगेंड है तो वो पेयरिंग करेगा ही करेगा, ठीक है, अगर CN लिगेंड है तो पेयरिंग करता है। तो पेयरिंग कैसे करेगा, देखो यहां पर हमारे पास इस वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इससे कराएगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इससे कराएगा, तो यहां पर अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है। समझ लेना अच्छी तरीके से, पूरी कहानी एक बार समझ लेना, फिर सवाल ऑटोमेटिकली अच्छे से लगा पाओगे। इसकी उसने पेयरिंग करा दी, ठीक, तो हमारे पास ये D के 3D वाले के भी 2 खाली हो गए, 3D के भी 2 खाली हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब कितने लिगेंड हैं यहाँ पर, 6 लिगेंड हैं, तो 6 लिगेंड के लिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो पहला वैकेंट ऑर्बिटल हमें ये मिला, दूसरा हमें ये मिला, ठीक है, तीसरा हमें ये मिला, चौथा हमें ये मिला, पांचवा हमें ये मिला, छठा हमें ये मिला, 6 के 6 फिल हो गए। तो यहां पर D इस्तेमाल हुआ, कितने D इस्तेमाल हुए, 2, यहां पर S इस्तेमाल हुआ कितना, 1, यहां पर P इस्तेमाल हुए कितना, 3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, D2sp3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो ये वाला D है ये कौन वाला, इनर वाला या आउटर वाला, तो हमारे पास इस वाले कॉम्प्लेक्स को तुम क्या बोलोगे, इनर कॉम्प्लेक्स बोलोगे या आउटर कॉम्प्लेक्स बोलोगे, चूंकि इसका D2sp3 है तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इनर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, एक बात समझ लो, तो इसका हाइब्रिडेशन निकालना सीख लिया,
हाइब्रिडेशन निकालना सीख लिया। अच्छा, अब ट्रिक क्या है देखो, अगर मान लिया एग्जाम में आपको ऐसा सवाल मिल जाता है, ध्यान देना, पहले ट्रिक भी समझाएंगे और कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। ट्रिक हर जगह काम नहीं करती, कॉन्सेप्ट हर जगह काम करता है। देखो, अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए, आपने देखा है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो sp3 d2 होगा और या हमारे पास d2 sp3 होगा। दो ही इसके जो है हमारे पास हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, दो ही हाइब्रिडेशन हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक ये कर सकते हैं, हमको मालूम है कि CN पेयरिंग कराएगा, और अगर CN पेयरिंग कराएगा और सारे इलेक्ट्रॉन खिसक के यहां चले जाएंगे तो ये d2 sp3 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये लेकिन हर जगह नहीं है, हर जगह ट्रिक नहीं काम करती है, इसमें ट्रिक काम कर रही है। आपको समझ में आ गया कि इसमें d2 अंदर वाला इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे d2 sp3। क्लियर नहीं क्लियर? क्यों? क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग से जो है ये वाले अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये सब, ये जो हमने इतना ये लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही सवाल देखोगे, जैसे एग्जाम में सवाल देखोगे, तो आपको क्या दिख जाएगा? आपको दिख जाएगा कि Fe+2 है और हमारे पास जो होता है आयरन D6 हो जाएगा। 4s के तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, आपने फटाफट डी बनाया, उसकी पेयरिंग करा दी, सिर्फ डी बनाया, जल्दी जल्दी डी बनाया। देखो ऐसे ऐसे बनाया, 1 2 3 4 एग्जाम में आए तो उसमें पेयरिंग करा दी। तो दो पेयरिंग, जब आपको मालूम पेयरिंग होगी तो दो इसमें, फिर दो 4 और दो 6, मतलब यहाँ पे D2 इसमें होगा, बाकी S और P तो हो गया होगा, तो D2 sp3 हो गया। कुछ भेजे जा रही बात नहीं जा रही है भाई। एग्जाम जैसे आपने देखा, आपने ये देखा CN है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग होगी। ठीक है, आपने Fe देखा, Fe+2 आपको मालूम है, तो हमारे पास S से इलेक्ट्रॉन तो वैसे निकल जाएंगे +2, तो D6 ही तो बचेगा, आपको मालूम है। इसीलिए हमने पहले लिखा दिया कि आयरन D6 होता है, Mn हमारे पास D5 होता है, क्रोमियम D5 होता है, स्कैंडियम D1 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है नहीं क्लियर है? बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? बहुत बढ़िया बात है। चलें और एग्जाम्पल बताएं। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है इसमें बेटा। चलें, ये हमारे पास D2 sp3 हो गया। अच्छा, लेकिन अगर आपको पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक उसने पूछ दिया, अगर उसने आपसे ये पूछ दिया कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो आप क्या करेंगे? तब कैसे आप बताएंगे? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास कैसे है, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है। जैसे उसने ये बोल दिया FeCN का होल 6 और ऊपर -3 लिखा है। ध्यान देना, पहले वाले में -4 था, इसमें -3 लिखे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, एक बात अच्छी तरीके से सोच के बताना हमको ये, कि यहां पर अगर इसको हमको निकालना है तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है। भाई 6 माइनस का ये है, माइनस का ये है, तो ये माइनस का इक्वल के उस साइड में होगा। अगर आपको भेजा आए तो जो ऊपर माइनस का चार्ज होगा ये उसमें होगा, इससे माइनस कर देंगे। तो ये -6 है और ये -3 उस साइड में है, ये -6 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये +3 आ गया। अब जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना था क्या करें? चल निकाल लो, इसकी जगह पे x लिख लो, CN की जगह पे -6 लिख लो, इज इक्वल टू -3 लिख लो, अब तो आ जाएगा ना। ठीक है, अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, आप एग्जाम में देख के कैसे सवाल बताएंगे। ठीक है, आयरन आपको दिख ही गया, ठीक, +3 स्टेट में, मतलब S से एक निकल के गया होगा और D से भी एक निकला होगा, S से दोनों निकले होंगे। भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 4s2 होता है और 3d6 होता है, आपको मालूम है, फटाफट आपने लिखा 3d6 होता है, मतलब दो इससे निकल के गए तो 3d0 और एक इससे निकल गया होगा, तो ये 3d5 बचा होगा। ठीक है, तो 3d5 को आपने फटाफट D बना लिया। 1 2 3 4 आपको दिख रहा है इसमें CN है, मतलब पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो आपने दो इसमें भरे, दो इसमें भरे, 4, और उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएगा। तो ये अनपेयर्ड हुआ कि नहीं हुआ? अनपेयर्ड अगर हो जाता है तो हमारे पास कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड है तो हमारे पास डायामैग्नेटिक। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब यहां पर इसके डी, ये दो डी खाली हैं, फिर उसके बाद दो एस वाले भी होंगे, एस का एक होगा और पी के 3 होंगे। ये देखो, ठीक है, पी के 3 हो जाएंगे, 1 2 3 4, अच्छा ये हो गया, पी के 3 हो जाएंगे। तो यहां पर D2sp3, फटाफट आपको समझ में आ रहा है कि इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? D2sp3 होगा। और जो अगर आपको ये निकालना है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कोई हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बस जो हमने लिखाया है वो अगर आपको मालूम है तो आपका पेन बहुत फटाफट चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलें, अच्छा और एग्जाम्पल बताएं। मान लिया हमारे पास ये है, चलो Fe F6 है, फ्लोरीन है ये, -4
दूसरा ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है FeH2O का होल 6 -4, और एक थर्ड एग्जाम्पल ये है FeNH3 का होल 6 -4। ठीक है, इन सब की कहानी एक ही जैसी रहेगी। ठीक, अब आपको क्या करना है जल्दी बताइए। इसमें हाइब्रिडेशन निकालना है, और क्या निकालना है? देखिए हाइब्रिडेशन निकालना है ना, तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ये -4 है, ये 6 है, तो ये +2 आएगा। आप कैसे +2 आएगा ऊपर बता चुके हैं। ठीक, +2 आएगा तो मतलब इसका 4s2 होता है और 3d6 होता है, ये आपको याद होगा। आपने लिखा इसका मतलब ये 0 हो गया, 3d6 बचा। अब डी हमने बोला 3D वाला बनाया 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन, अच्छा फटाफट अगर ये बनाया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो बचा नहीं। CN होता तो पेयरिंग करता। ठीक है, हमारे पास CO होता तो पेयरिंग करता। ठीक है, हमारे पास NO2 होता तो पेयरिंग करता ना, हमारे पास फ्लोरीन पेयरिंग करता है ना, हमारे पास H2O पेयरिंग करता है। NH3 पेयरिंग करता है लेकिन कोबाल्ट के साथ करता है, यहाँ तो आयरन है तो NH3 पेयरिंग नहीं करेगा। जब पेयरिंग नहीं करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ जाएगा और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, यहाँ पर क्या बचा बेटा? S। ठीक, अब ये ना कहना ये वाली पेयरिंग जो हुई है ये नियमानुसार हुई है, ये स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड की वजह से नहीं हुई है। देखो जैसे हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते थे वैसे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा S और यहाँ पर आएगा P और यहाँ पर आएगा D। 1 2 3 4, 1 2 और ये हमारे पास 1। अच्छा, हमारे पास 6 लिगेंड है, किससे किससे कंबाइन करेंगे? 6 लिगेंड करें, 6 जो वैकेंट स्पेस है कौन कौन सा है? एक वैकेंट स्पेस ये है, एक ये है, एक ये 3 और 1 4 हुआ, ये 5वां हुआ, ये छठा हुआ। तो यहां से पहला इस्तेमाल क्या हुआ? S का। फिर किसका इस्तेमाल हुआ? SP। P है ये हमारे पास, P 3 है और D हमारे पास 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? sp3d2। इनका डॉक्टर साहब हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो sp3d2 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन सबका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो sp3d2 आएगा। कैसे sp3d2 आया समझ में आया? ठीक है, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना होगा। ठीक है, ये पेयरिंग नहीं की इसमें, हमने डायरेक्ट भर दिया। पहले देखो यहाँ तक भरा, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लेके आए। इलेक्ट्रॉन फिल करना तो आता ही है कि वो भी नहीं आता है? आता होगा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऑफ बाउ प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? डॉक्टर साहब बोल नहीं रहे आप लोग? चलें देखिए जब, तो ये हमारे पास sp3d2। अच्छा, एक सवाल इसमें और बनता है कि बताओ इसमें पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ हुआ? ये सारे कंपाउंड कैसे हुए? पैरामैग्नेटिक हुए। सबके साथ देखो यही होगा, इसके साथ भी वही होगा, +2 आएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, सीधे सीधे यही बनेगा। इसके साथ भी यही होगा, सबके साथ यही कहानी होगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा एग्जाम्पल को एक साथ। अच्छा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? आउटर कॉम्प्लेक्स है या इनर कॉम्प्लेक्स है? तो D बाहर वाला इस्तेमाल हो रहा है, sp3d2 आ रहा है ना, तो ये कौन सा होगा बेटा? आउटर वाला हो जाएगा। क्लियर? ये भी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड वालों के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, 6 लिगेंड वालों के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। क्लियर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना उसका पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है। ठीक है, फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं इसका, म्यू इक्वल टू n/n-1। ठीक है, ये आपको मालूम है। चले, कई बार पढ़ा चुके हैं बेटा। और एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। अगर हमने +3 वाला ले लिया, ये वाला आप एग्जाम्पल आप लोग करिएगा, ये आपको जो है हम उसमें दे रहे हैं होमवर्क में, FeF6 और ये हमारे पास -3 है, FeH2O का होल 6, ये भी हमारे पास क्या है? -3 है, और FeNH3 का होल 6 है, ये भी हमारे पास -3 है। ध्यान देना, ठीक है? इसको तुमको ऐसे भी दे सकता है, K3 ऐसे लिखेगा K3, जब K को हटाओगे तो -3 वहां पहुंच जाएगा। मालूम है ना, आयंस को अलग अलग करने के लिए आपको मालूम होगा कैसे अलग होता है। ठीक है, इतने तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक, अब ये बताइए इसमें अगर किया जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। बहुत बढ़िया, तो मतलब 4s से दोनों जाएंगे और 3d से भी एक जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ?
3 इलेक्ट्रॉन गए तो 4s से दोनों चले गए तो इसका 0 आ जाएगा, और 3d से 1 जाएगा तो ये हमारे पास 5 बचेगा, तो ये 3d 5 बचा। फटाफट आप d बना डालोगे, ये देखो आपने d बना डाला, ठीक है। क्या पेयरिंग होगी, 1 2 3 4 और 1 5, क्या पेयरिंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बना देना, आपको s बना देना, उसके बाद आपको p बना देना, उसके बाद आपको d बना देना है, ठीक है। ये आपका d हो गया, ये आपका p हो गया, ये आपका s हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो लिगेंड होगा वो कहां पर जो है किस ऑर्बिटल में जाएगा, किस ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज करेगा, एक s से करेगा, 3 p से करेगा और बचे वाले 2 d से, 6 होने चाहिए ना टोटल 6। तो हमारे पास ये एक s है और p 3 है और d हमारे पास 2 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा डॉक्टर साहब, sp3 d2 आ गया। क्लियर नहीं क्लियर, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हमारे पास कैसा है, पैरामैग्नेटिक है विद 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पूछा जाए कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर या इनर, तो कौन सा डी इस्तेमाल हो रहा है, बाहर वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा जरा इसका बताइए, इसका तो आप लोग बता ही ले जाएंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं। NiCN का होल 6, NiCN का होल 6 और उसके ऊपर जो है -2 लगा दीजिए, माइनस का NiCN का होल 4 कर ली, होल 4 होगा, Cl का 4, Ni 4 होगा, इसका 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। अच्छा अब बताइए इसमें क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको देख के नहीं लग रहा है, -4 है, -2 है, इसका +2 नहीं आ जाएगा, निकाल लेना यार, फटाफट निकालो ना इसका, चलो x लिख के निकाल लो, तुम्हारा मन करे तो अपना x करके निकाल लो, x हो जाएगा -4 हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक। अब बताओ निकिल कौन से पोजीशन में पहुंचता है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकिल कौन से पोजीशन में पहुंच रहा है, 8वें पे, 8वें पहुंच रहा है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 और 3d 8 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसका चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे 4s वाले से, तो ये 4s वाला तो 0 हो जाएगा। अब सिर्फ 3d तो बचा, अब 3d को हमने ऐसे पहले d वाला बनाया, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हम पेयरिंग कराएंगे, क्यों पेयरिंग कराएंगे, क्योंकि हमारे पास CN है और CN जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो जब पेयरिंग होगी तो 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें 4, 2 इसमें 6 और 2 इसमें 8, ये हमारे पास देखो आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 आ गया, ठीक। उसके बाद हमारे पास S आएगा, उसके बाद हमारे पास P आएगा, ठीक है। और D भी बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बनाना पड़ा रहेगा, खाली वैकेंट तो पड़ा रहेगा। अब एग्जाम में सब थोड़ी ना बताना है, एग्जाम में आपको मालूम चल गया पहला वाला D है तो इसका मतलब आगे वाला DsP2 होगा। एग्जाम में तो आपने देख लिया ना पहला वाला D है, बस ये से काम खेल खत्म हो गया। अगर एग्जाम में ये नहीं बनाना चाह रहे हैं, इतना ये वाला आगे क्वेश्चन नहीं बनाना चाह रहे हैं तो मत बनाइए, तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पढ़ा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। एग्जाम में आपने पहला वाला देखा खाली मिल गया ना, तो पहला वाला तो D हो गया। अब चूंकि 4 है तो 4 में या तो आपका sp3 हो सकता है या dsp2 होगा, यही 2 हो सकता है इसमें। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो हमारे पास 2 हमारे पास हाइब्रिडेशन हो सकते हैं या sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। तो अगर D पहले आ गया तो आपको मालूम है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे पास dsp2 होगा। और चूंकि पेयरिंग हो जाती है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसमें कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक कंपाउंड हो जाएगा विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया बात है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। एक टिक मार्कर के पॉइंट लिख लीजिए, सिमिलर टू Ni+2, टिक मार्कर के पॉइंट लिखिए, सिमिलर टू Ni+2 कॉन्फ़िगरेशन, Pt+2 मतलब प्लेटिनम के ऊपर +2 इज 5d8 एंड इन Pt, अगर प्लेटिनम आ गया, जैसे निकिल की बात कर रहे हैं वैसे प्लेटिनम की बात करते हैं, देखो दोनों की जैसे होंगे, ठीक है, इसीलिए पॉइंट लिखा रहे हैं। इन Pt पेयरिंग अकर्स
even by weak ligand. Therefore, all complex of platinum will coordination number 4 will be dsp2 hybridized. इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं एंड डायामैग्नेटिक. अगर आपको कहीं पर भी प्लेटिनम का कोई कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोई ऐसा लिगेंड जो है मान लीजिए एल है और कहीं आपको ऐसा दिख जाए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला लिगेंड मिल जाए, तो आप सीधे सीधे उसका आंसर लगाएंगे. याद करके जाइए, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो DsP2 होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो. ठीक है, क्योंकि दोनों में ही पेयरिंग करता है, पहले भी हम बता चुके हैं, अभी आपको पहले बताया दोनों में ही पेयरिंग करता है. और ये हमेशा जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा. क्या होगा डॉक्टर साहब? पैरामैग्नेटिक नहीं, सॉरी डायामैग्नेटिक, वेरी सॉरी, डायामैग्नेटिक, क्योंकि पेयरिंग हो रही है ना, डायामैग्नेटिक. क्लियर नहीं क्लियर? अगर आपका कहीं भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला पीटी के साथ मिल जाए तो आप सीधे जवाब दीजिएगा DsP2 डायामैग्नेटिक, और कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड नहीं होता. क्लियर? सीधे सीधे सवाल आप जवाब दीजिएगा. ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल दे दिया, ले लें हम जो है यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आपसे पूछ दिया जाए PT CN का होल 4 और ऊपर की तरफ -2, और चाहे आपका ये हो PT CL का होल 4 और -2, दोनों ही एक्सेस है. ठीक है, प्लेटिनम है, दैट मींस यहां पे पेयरिंग होगी, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो. इसमें निकालने की जरूरत नहीं, सीधा बताओ कि ये हमारे पास दोनों ही DsP2 होंगे और दोनों ही हमारे पास डायामैग्नेटिक होंगे. क्लियर नहीं क्लियर? दोनों ही DsP2 होंगे और दोनों ही हमारे पास डायामैग्नेटिक होंगे. क्लियर? बात समझ में आ रही है? एक एक सवाल बताने बेटा, एकदम सवाल आपके एग्जाम में डिक्टो मिलेंगे, यही सवाल बहुत अच्छे से निकल लीजिएगा. ठीक है, जहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही वहां पे कर रहे हैं, अब इसको करने की जरूरत नहीं थी, इसको हमने ऐसे ही बता दिया. ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल कराते हैं भी आपको. चलो, अब जैसे हमने ये ले लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो आपका sp3 होगा या आपका DsP2 बनेगा, यही तो बनेगा, दो ही बनेंगे. ठीक है, या तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है या हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है, इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं. ठीक, अच्छा बताओ क्या बनेगा भाई? ये हमारे पास -2 है, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो आएगा ये NH3 0 होता है ना, ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसके ऊपर जो आएगा वो +2 आ जाएगा. +2 आ जाएगा तो ये हमारे पास 4s0 आ जाएगा और 3d 8 आ जाएगा. आपको याद होगा D में 8 है तो पहले D में भर लेते हैं. 1 2 3 4, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारे पास हो गए. इसका मतलब हमारे पास इनर वाला D इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहां वाला S होगा, उसके बाद वाला P होगा. नहीं बनाना चाहो तो सीधे तुम्हें मालूम चल गया कि इसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp3 होगा, क्योंकि D बचा ही नहीं है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसमें जो है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पर 4D तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, तो 4D तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, S और P से ही काम चलेगा. या तो DsP2 होगा या तो sp3 होगा, लेकिन अगर 6 है तो फिर हम वहां D तक पहुंच सकते हैं. क्लियर नहीं क्लियर? नहीं बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया. देखो ये हमारे पास sp3 हो गया. ठीक है, अब पूछा जाए ये पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक है, तो क्या बताओगे? जब हमारे पास पैरामैग्नेटिक है विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इजी है, एज सिंपल एज जलेबी. ठीक है, नहीं समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, एज सिंपल एज जलेबी, एज कॉम्प्लिकेटेड एज लव. लव का नाम आ गया बस एकदम बाछें खिल जाती है, एकदम पूरा जो है सही है. यही उम्र है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बहुत बढ़िया. चलिए, लेकिन NH3 अगर कहीं कोबाल्ट के साथ आए तो पेयरिंग करेगा. कहीं अगर कोबाल्ट के साथ NH3 आए
तो पेयरिंग करेगा। ये कहीं पे हम लिख लेना, मतलब फिर भूल मत जाना, जो एक्सेप्शन है सवाल वहां से बहुत बनते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं NiCO4 की। NiCO4 ये हमारे पास कार्बोनिल वाला को, ठीक है, समझना बात को। कार्बोनिल की एक खास बात ये है, कार्बोनिल की खास बात पहले समझ लो। यहां पर जो आएगा कार्बोनिल 4 NiCO4 है, NiCO4, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये कार्बोनिल जो है जीरो होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कोई चार्ज, इस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नहीं, तो ये हमारे पास 4s2 और 3d8 पूरा होता है, ठीक। लेकिन अगर कार्बोनिल है तो कार्बोनिल की खास बात यह है कि s के इलेक्ट्रॉन को ये d में जंप करा देता है। कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्बोनिल कहीं से भी जो है अपने इलेक्ट्रॉन नहीं, कार्बोनिल कहीं से भी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है, तो यही काम करा लेगा, वो s के इलेक्ट्रॉन को d में जंप करा देता है। अब ये हमारे पास 4s0 और 3d10 बन जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? ये बात पल्ले पड़ रही है। अब इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका भी 4 ही है बेटा, 4 ही है ना। अब देखो, अब यहां से अगर जो बताने वाले हैं वो डायरेक्ट बताएंगे। डी तो पहले फुल हो गया ना, D10 हो गया ना, डी में जगह ही नहीं बची, आगे वाला S बचेगा और P बचेगा, तो इसका हाइड्रोजन तो sp3 होना ही होना है। चलो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसे लिखते हैं 1 2 3 4, इसमें 2, इस अच्छा 2 नहीं लिखेंगे 1, क्योंकि पेयरिंग तुमको सर पेयरिंग कर रहे हैं, पेयरिंग थोड़ा ना कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गए 10। डी वाला तो बस खाली नहीं बचा, बचा कौन सा, एक S और हमारे पास ये 3p बचा, एक S बचा और ये हमारे पास 3p बचे। तो ये क्या बनेगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं बचेगा। क्लियर? नहीं बात पल्ले पड़ रही है? बोलो, ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो देखो इसको। अच्छा, अगर हमारे पास और कोई हो जाए इसके साथ, जैसे मान लिया हमने FeCO का होल 5 कर दिया, FeCO का होल 5, FeCO का होल 5, क्या होगा, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, इसमें कोई +2 कोई +3 नहीं होगा आयरन पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 होगा। लेकिन कार्बोनिल है, कार्बोनिल s के इलेक्ट्रॉन किसमें जंप करा देगा, d में करा देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा 4s0 और 3d8। आप d को जैसे ही बनाओगे तो 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 6 7 और ये हमारे पास आ गया 8, ये हमारे पास आ गया 8। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमारे पास जो होता है कुछ नहीं बचा, तो DCO 6 कार्बन, ठीक है। अच्छा, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा देगा इसकी, बिल्कुल करा देगा, पेयरिंग कराएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग भी तो कराएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसमें, चलो कोई बात नहीं थी, इसमें तो पेयरिंग हो जाएगी। भाई CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है भाई, सबसे पहले CO लिखा था ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक D बचा, एक S बचेगा और 3 हमारे पास P होंगे, ठीक है, एक D होगा और हमारे पास एक S होगा 3, तो एक D में देखो कितने 5 है ना, तो एक D इस्तेमाल होगा, एक S इस्तेमाल होगा और तीनों P इस्तेमाल होंगे, तो ये हमारे पास जो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 हो जाएगा। क्या होगा डॉक्टर साहब, DsP3। क्लियर नहीं क्लियर? नहीं बात समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से समझो यार, DsP3 हो जाएगा। कैसे DsP3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये हमारे पास यहां से यहां शिफ्ट हो गए और इसमें चूंकि ये हमारे पास कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल क्या कराता है, पेयरिंग करा देगा। जब पेयरिंग करा देगा तो सारे पेयर्ड हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे, ठीक है। जो खाली जगह होती है वहीं पर जो ये लिगेंट आता है, तो 5 लिगेंट है, तो यहां पर एक आएगा, एक यहां पर आएगा और 3 यहां पर आ जाएंगे, तो जगह ही एक की है तो एक आएगा, जगह ही एक की है तो एक आएगा, यहां पर जगह 3 की 3 आ गया, तो एक D एक S और 3 P, DsP3 नहीं हो जाएगा? क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, क्योंकि सबकी पेयरिंग हो चुकी है, तो ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर? चल, बात समझ में आ रही कि नहीं डॉक्टर साहब आ रही? बोलो।
चलो कॉपर NH3 का होल 6 बताओ, इसका तो बता ही ले जाओगे। कॉपर NH3 का होल 6, सब आसान आसान चीजें हैं। कॉपर NH3 का होल 6, कॉपर NH3 का होल 6, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स पे, +2 का, +2, ठीक है। बताओ क्या होगा, नहीं कर पाओगे। देखो ये हमारे पास NH3 6 है, ये 0 हो जाएगा, ये +2 है तो इस पे भी कितना आ जाएगा, +2। कॉपर, कॉपर क्या होता है, 4s2 होता है और 3d 4s1 होता है और 3d10 होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है, कॉपर, ठीक। अब चूंकि दो इस पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक पहला इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा चूंकि इसके पास और है ही नहीं, और एक इससे निकलेगा, तो ये हमारे पास 3d9 बचेगा, 3d9 बचेगा। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है। बना डालो इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चूंकि हमारे पास NH3 जो है एक वीक फील्ड लिगेंट होता है, तो वीक फील्ड लिगेंट होने के नाते ये पेयरिंग नहीं करा पाता, लेकिन अगर प्लेट उसके साथ है, कोबाल्ट के साथ है NH3, तो पेयरिंग कराएगा। फिर बार बार हम कह रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि देखो इसका ये इनर वाला D इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो मतलब बाहर वाला एक S 6 है ना, तो बाहर वाला S इस्तेमाल होगा, इसके 3 P इस्तेमाल होंगे और इसमें D वाला भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखो एक S इस्तेमाल हुआ, फिर 3 P हो जाएंगे, 3 और 1 4, बचे 2, तो 2 ये D वाले हो जाएंगे, तो इसका जो वो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp3d2 आ जाया करता है। क्या आता है बेटा, sp3d2 आ जाया करता है, ठीक। इसमें चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो जाया करता है विद 1 इलेक्ट्रॉन, विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसे नोट कर लिए बेटा, ठीक है। चले, अच्छा बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अच्छा कोबाल्ट NH3 का हमको एक कर देते हैं, एक आप लोगों को हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप लोग कर लेंगे घर पे। CONH3 का होल 6 और इस पे चार्ज आ गया आपका +2, चार्ज आ गया आपका इसका +2 आ गया, और जो इसका जो आता है हाइब्रिडेशन वो आता है वो DsP3 आता है, DsP3 आता है, ठीक है। और इसको आप लोग करिएगा चूंकि इसमें पेयरिंग होगी, कोबाल्ट के साथ अगर NH3 आता है तो उसमें पेयरिंग होगी, इसमें पेयरिंग करके सवाल लगाइएगा, ठीक है। ये आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, ठीक, ये सवाल आप लगाइए, ठीक है। अब जैसे मान लिया हमने CrCN का होल 6 ले लिया, जैसे हमने ले लिया CrCN का होल 6, ये वाला ऊपर वाला एग्जांपल आप लगाइएगा, उसके बाद वाला ये Cr ये ले लेते हैं, या हम लोग ये ले ले CrH2O का होल 6, ठीक है, या फिर इसमें हम लोग ले रहे हैं CrNH3 का होल 6, CrNH3 कोई भी ले ले, इसमें से सबके लिए जो हम बात करने जा रहे हैं सब बराबर आएगा, +3, इसके ऊपर भी +3 है, इस पे भी +3 है, इस पे भी +3। आपको मालूम है अगर ये -6 है, ये +3 है, तो इस पे +3 आ जाएगा। क्रोमियम के बारे में क्या कह सकते हैं, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी 4 नंबर पे आ रहा है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 होता है और 3d5 होता है, आपको मालूम है। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे क्योंकि +3 आ रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, एक तो इससे निकलेगा और हमारे पास D से भी निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, D से, तो D से 2 निकलेंगे तो कितना बचेगा, 3d3 बचेगा। क्लियर, बोलो बच्चा। अब 3d3 बचा, 3 निकलेंगे, एक इससे 2 से, हाँ 3d3 बचा। तो अब D में हमारे पास कितना हो, 1 2 3 4, इसको लिखा। अब D में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगी ना, लेकिन ठहरो, हमने क्या बताया था, हमने कहा था D1 D2 D3 अगर आ जाए तो उसमें पेयरिंग नहीं होती है, D1 D2 D3, D1 में तो हो ही नहीं सकती, D2 में पॉसिबल है, D3 में पॉसिबल है, तो ना D1 में होती है, ना D2 में होती है, ना D3 में, कहीं भी मार्क करके लिख लिए। इसीलिए चाहे वीक, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हो, चाहे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंट हो, हमारे पास जो उसका हाइब्रिडेशन जो आएगा वो सेम आएगा,
क्यों सेम आएगा? क्योंकि किसी के साथ भी पेयरिंग इसमें नहीं होती है। तो अगर इसमें हम देखेंगे बेटा, ये हमारे पास S हो जाएगा, ये हमारे पास P हो जाएगा, तो 6 है तो पहला इसमें आएगा, इसमें दूसरा आएगा, इस P में 3 होते हैं तो इसमें 3 हो गए, और एक D का इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें एक हम लोग D का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर हो गया हमारे पास DSP3 हो जाएगा, D इसका हो जाएगा DSP3, और एक D बाहर वाला है तो इसको बोलेंगे D2sp3। D2 नहीं, एक मिनट ठहर जाओ थोड़ा सा ठहरो। ये हमारे पास ये भी तो खाली है, 2 इसमें खाली है, तो ये D2 तो यहीं पे होगा, D2sp3। वही अंबिका, ये कहां से ऑड बन रहा है, अजीब सा हो रहा था ना। ठीक है, इसमें 2 खाली, वो हमको लाइन की वजह से दिख नहीं रहा था, हमें नहीं दिख रहा, तुम्हें तो अच्छे से दिख ही रहा होगा उधर से। ठीक है, चलो अब हमें चश्मा लग जाएगा। चश्मा तो खैर लगा हुआ है, बट लगाते नहीं हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो चश्मा लगाते हैं, क्योंकि आजकल लोग शौकिया चश्मा लगाना, चश्मा लगाने से ये लगता है कि बहुत पढ़े लिखे हुए, तो उससे फ़ायदा क्या। ठीक है, कभी भी एक चीज़, एक सीख मेरी याद रखना, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम कहना तो नहीं चाह रहे हैं, बट कोई है जो सेलेक्टेड बच्चों के पास, जो सिलेक्टेड बच्चे उनके पास फ़ोन कर करके उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे डिफेम करने के लिए। तो बच्चों, एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में, कभी भी, कि कोई किसी को डिफेम नहीं कर सकता। हमने हिंदी में एक सूक्ति पढ़ी थी, सूक्ति मतलब फ्रेज, हिंदी में एक फ्रेज पढ़ा था हमेशा। ठीक है, वो फ्रेज ये कहता था कि अगर बड़ी लकीर को छोटा करना है, फ्रेज हिंदी में होता है सूक्ति, बाबू गुलाब राय की या किसी की हमें ध्यान नहीं है, जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ के आए हैं, वो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में है वो सूक्ति, अगर उसको याद रह गया हो तो। ठीक है, अगर बड़ी लकीर को छोटा करना हो तो उसके बगल में उससे बड़ी लकीर खींच दो। लोग इसका इस्तेमाल काफी करते हैं, हमने इसको एक्चुअली में पढ़ा है। ठीक, तो अगर किसी को छोटा करना है तो अपने आप को बड़ा करो। ठीक है, लेकिन अगर आपने सोचा कि हम इसे मिटा मिटा के छोटा कर देंगे, तो इसको मिटाने से आप ये थोड़ा डैमेज हो जाएगी, लेकिन आप जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। ठीक, लेकिन अगर आपको इससे बड़ा होने की हसरत है, तो आपने यहां से स्टार्ट किया तो कम से कम यहां तक तो पहुंच जाओगे, कुछ तो बन जाओगे। लेकिन अगर मिटाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। तो जिंदगी में हमेशा यह ध्यान रखना, अगर तरक्की करनी है तो अपने आप को बड़ा करते चले जाओ। जब भी तुमसे लोग जलना शुरू कर दे, समझो सही रास्ते पे हो, तुम तरक्की कर रहे हो। पहले तुमसे लोग नफरत करेंगे, तुमसे जलेंगे, फिर तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, और फिर जब तुम सक्सेस पा जाओगे ना, फिर तुम्हारी तारीफ करेंगे, अरे बहुत बढ़िया इंसान था, बहुत बढ़िया बच्चा था, डॉक्टर तो बनने लायक था, हम बहुत मेहनत करता था, हमको मालूम था डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए खैर, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। D3 में कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो हमने कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं वो सबके सब जो है हमारे पास D2sp3 होंगे, और सबके पास जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने 3, ये भी एग्जाम्पल लिखा है हमने भी, सबके पास जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सब D2sp3 होंगे। ठीक है, चलिए, सारे एग्जाम्पल हमने बहुत सारे करा लिए, अब आपका इसमें से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक, चलिए हेड डालिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती क्या है, समझ लेना, फिर बात को कर लेते हैं। जो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है। ठीक है, कोवेलेंट होता है, ये नॉर्मल थ्योरी कहती है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि नहीं, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है। उसने हमको ये समझाया, जो पॉइंट बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए बस। कैसे होते हैं? आयोनिक होते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बताती है मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है। हालांकि हमने इसको गलत दिखा दिया, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड की तरीके दिखाना चाहिए था। ठीक, तो इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है ये हमारे पास आयोनिक है। और क्या कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? ये कहती है कि हमारे पास कोई मेटल है, इसके पास डी ऑर्बिटल होता है। नॉर्मली जो डी ऑर्बिटल होता है वो ऐसे होता है, सेम एनर्जी वाले, जो पांचों होंगे वो सेम एनर्जी, 1 2 3 4 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बोलो 1 2 3 4 5 दिख रहा है? ये हमारे पास क्या होंगे? सब सेम एनर्जी के होंगे। जब सेम एनर्जी के होते हैं तो इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड। इसे क्या बोलते हैं? डीजेनरेटेड। ठीक, क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा,
जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड से लिगेंड इसकी तरफ बढ़ता है, मेटल की तरफ से एक्सटर्नल फील्ड से लिगेंड इसकी तरफ बढ़ता है, ये डीजेनरेटेड जो हमारे पास और डी ऑर्बिटल होता है, ये हमारे पास नॉन डीजेनरेटेड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है दो सेट में। ये हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होता है, ये वाला जो डी ऑर्बिटल, जब लिगेंड इसके करीब पहुंचता है तो जो डी ऑर्बिटल होता है ये पहले डीजेनरेटेड होता है, सब सेम एनर्जी के होते हैं, ये दो सेट में स्प्लिट हो जाता है। कब स्प्लिट होता है? जब लिगेंड मेटल के पास पहुंचता है, मेटल की तरफ जाता है, इसको डोनेट करने जाता है। अब ये डी वाला जो होता है ये दो पोर्शन में चला जाता है, एक को हम बोलते हैं ईजी और एक को हम लोग बोलते हैं T2G। ठीक है, अब किसकी एनर्जी ज्यादा होती है किसकी कम होती है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अलग अलग एनर्जी में जो है ये हमारे पास स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल में कुछ और होता है और इसका स्क्वायर प्लेनर में कुछ और होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमको ये मालूम चल गया जो हमारे पास डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल था वो हमारे पास नॉन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल हो गया लिगेंड के मेटल की तरफ जाने से। ठीक है, बात समझ में आई? इनके बीच में कुछ एनर्जी का डिफरेंस आएगा, इनके बीच में भाई किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, अब T2G भी ऊपर हो सकता है, EG भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे किसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन किसी की तो ज्यादा होगी। ठीक है, और किसी की कम होगी। अगर किसी की ज्यादा है किसी की कम है तो इनके बीच में एक डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको एक और नाम देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर पूरी कहानी सुन लेना कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। नॉर्मली हमारे पास हमको ये मालूम है कि हमारे पास मेटल और लिगेंड जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि वो कोवेलेंट नहीं, वो आयोनिक बॉन्ड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिल्कुल जितनी पूछा जाता है एग्जाम में वही बता रहे हैं, तमाशा नहीं सिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर आप सुनिए, अगर हमारे पास कोई लिगेंड जो है किसी डी ऑर्बिटल के पास पहुंचता है, जो मेटल का डी ऑर्बिटल है, तो वो हमारे पास डीजेनरेट से नॉन डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? उसके सारे जितने डी के पार्ट हैं वो सबके सब कैसे होंगे? सेम एनर्जी के होंगे। और नॉन डीजेनरेटेड में आ जाता है कि वो हमारे पास अलग अलग एनर्जी में स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट में। एक को हम लोग बोलते हैं EG, एक को बोलते हैं T2G। इनके डिफरेंस जो इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस आया है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? चलें, 2-3 पॉइंट लिखना चाहें, अगर लिखना चाहें तो लिख लें। देखो, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल एंड लिगेंड हैज आयोनिक बॉन्ड, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डी ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी, दैट इज दे आर डीजेनरेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड डी ऑर्बिटल हैव डिफरेंट एनर्जी, दैट इज दे आर नॉन डीजेनरेट। The difference of energy between two sets of orbital known as crystal field splitting energy और crystal field stabilization energy। ठीक है, क्लियर? लिख लिया? चलो, बहुत बढ़िया बात है। 2-3 पॉइंट हमने लिखा दिए, हमने कहा ताकि आप लोगों का बच्चे मांग करने लगते हैं ना, लिखा दिए कुछ, लिखा दिए तो लिखा दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अगर इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी लिखेंगे तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग टेट्राहेड्रल के लिखेंगे तो हम लोग उसमें स्मॉल टी लगा देंगे। अगर हमने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी लिखी तो उसमें स्मॉल ओ लगा, स्मॉल ओ क्या कोई भी ओ लगा देंगे, तुमको कौन वहां पूछने जा रहा है, स्मॉल ओ ही है, छोटा सा ओ लगा देते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये किसकी है? ऑक्टाहेड्रल की, और ये स्प्लिटिंग एनर्जी किसको डिनोट करती है? टेट्राहेड्रल के लिए। अब दोनों के लिए अलग अलग हम लिख लेते हैं। यहां पर सॉरी बेटा, हमें लगा कोई बाहर है, तेज तेज से हवाएं चल रही हैं, आप लोगों का जो है मनोरंजन हो रहा है। ठीक है, चले, यहां पे एक बात और लिखे, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें डेल्टा टी अपॉन डेल्टा ओ, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल और स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो इसका जो रेशियो आता है बेटा वो 4/9 आता है।
कहीं पर लिख लीजिए, इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो 4/9 आएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल ऑब्लिक ऑक्टाहेड्रल की बात कर लें। ठीक है, हमारे पास जो स्क्वायर वाले होते हैं वो हमारे पास इजी सेट में आते हैं, और जो हमारे पास नॉन स्क्वायर वाले होते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, T2G में आते हैं। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। हमारे पास जो डी होता है, जो नॉन डीजेनरेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डी एक्स जी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हमारे पास कौन से होते हैं, अभी लिखाया हमने डी एक्स वाई, और क्या होता है डी वाई जेड, और लास्ट में क्या होता है डी जेड एक्स। ठीक, तो हमारे पास जो स्क्वायर वाले होते हैं, स्क्वायर वाले, इनको हम ईजी बोलते हैं, और जो ये तीन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं T2G। ठीक है, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, T2G। जो हमारे पास स्क्वायर वाले दोनों होते हैं उनको मिला के हम ईजी बोलते हैं, और जो हमारे पास प्लेन वाले हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, T2G। तो T2G में 3 होते हैं और ईजी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट फटाफट लिखिए, फिर हम इसमें कुछ और बातें आपको कराते हैं। ठीक है, अभी खत्म हो जा रहा है, मुश्किल से 20 मिनट और लगेंगे, खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लिया जाए। देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग अप इलेक्ट्रॉन नोन एज पेयरिंग एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पेयरिंग के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर हमारे पास वीक लिगेंड है, अगर हमारे पास वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो ये हमारे पास पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, वीक लिगेंड। ठीक है, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमारे पास पेयरिंग एनर्जी होती है वो हमारे पास कम होती है, किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी से। ठीक है, तो वीक लिगेंड की जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की होती है पेयरिंग एनर्जी कम होती है, किससे, हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी से। क्लियर? ठीक है, सीधा बेटा सवाल आएगा, ये सीधा सवाल आएगा, बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च मत करो। पता लगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे रिसर्च करें, 3 लेक्चर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ें। बेटा हम भी पढ़ाते हैं, जिससे जैम वाले होते हैं, जो ज्वाइंट एडमिशन होता है एमएससी के लिए, जो जैम का एक एग्जाम होता है एमएससी और पीएचडी के लिए होता है आपका आईआईटीज में, जो आईआईटी होते हैं, जो बच्चा बीएससी के बाद जो है एमएससी आईआईटी से करना चाह रहा है उनके लिए एक ऑप्शन होता है, जैम का एग्जाम होता है। अगर आप लोग कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर देख रहे हैं तो उनको जो हम पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाते हैं जो उन बच्चों को जो जैम का एग्जाम देते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पे 3-3 4-4 लेक्चर ले लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे नीट का एग्जाम क्रैक करना है, इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि आपको एग्जाम की समझ होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम की समझ है तो सिलेक्शन होगा, एग्जाम की समझ नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी अगर आपको पढ़नी है तो पीएचडी करिए केमिस्ट्री में, खत्म करिए। ठीक है, चल अच्छा, यहां पर हेडिंग लगा लिया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो देखो ये 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कैसा है, डीजेनरेटेड। लेकिन अगर हमारे पास यही होगा नॉन डीजेनरेटेड, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं ईजी और एक को हम लोग बोलते हैं T2G। ऊपर वाला इसमें पार्ट हो जाता है ईजी और नीचे वाला आ जाता है T2G। आपको याद कैसे रहेगा किसमें कितने हैं, देखो इसमें T2G 3 है, इसमें EG 2 है, तो इसके पास 2 ही होंगे, और इसके पास कितने होंगे डॉक्टर साहब, 3। 3 डी इसके पास होंगे और 2 डी उसके पास होंगे। ठीक है, आपको मालूम है इसके पास 2 डी कौन कौन से होंगे, एक हमारे पास डी जेड स्क्वायर होगा, एक हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। इसके बारे में आपको मालूम है तीनों कौन से होंगे। ठीक है, इसके बीच में ये एनर्जी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एनर्जी, और यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है, यहां से यहां तक की जो होती है इसको बोलते हैं -0.4, और जो यहां से यहां तक होती है ये होती है प्लस में 0.6, ये होती है माइनस में 0.4, और उसको ऊपर वाले को बोलते हैं प्लस में 0.6। और यहां पर कहाँ होगी, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये भी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, जल्दी बताइए। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको पूरी कंप्लीट जो है CF निकालना चाहें, स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना चाहें, यहां पर CS क्रिस्टल फील्ड CF,
SE निकालना चाहें तो इसकी लिखेंगे -4 और n, और उसकी लिखेंगे प्लस में 0.6 n। ठीक है, n का मतलब होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखिए, फिर हम लिखाते हैं इसमें आपको। फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखिए। ठीक है, इसे मिटाने बेटा। अब जैसे मान लिया हम एग्जाम्पल उठाते हैं, हम इस एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है जिसके पास D4 वाला है, ये हमारे पास D4 वाला है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी। हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड के लिए बात करेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बात करेंगे। ठीक, अब बताओ D4 है, अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग होगी? नहीं पेयरिंग होगी। तो 1 2 3 और यहां पर ये हो गया 4। ठीक है, यहां पर आ जाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसमें डॉक्टर साहब पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 4 ही है ना, तो ये हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें पेयरिंग हो जाएगी। अच्छा, तो इसको अगर अलग अलग करके लिखना चाहें, अलग अलग करके लिखना चाहें, इसमें 2 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर दो, जैसे वहां पे ऊपर बनाया था हमने। इसमें भी क्या करें, 2 को ऊपर कर दो और 3 को इसमें क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। ठीक है, तो इसमें पेयरिंग तो होगी नहीं, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें, 3 इसमें हो जाएगा, और जो हमारे पास चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में चला जाएगा, D4 में, इसमें। ठीक है, इधर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, तो 1 2 3, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर जाने के बजाय इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? जल्दी बताओ। अच्छा, यहां बताओ, यहां पर अगर हम लोग बात करें इसकी, हम लोग CSFE क्रिस्टल, सॉरी CFSE, थोड़ी सी थकान हो रही है, बाकी टेंशन ना लीजिए। कम से कम जो है आज ये चौथा या पांचवा लेक्चर है। ठीक है, चौथा या पांचवा लेक्चर है। 2 लेक्चर तो वहाँ गंज में लेके आए हैं, हजरतगंज में, तीसरा ये एक मॉर्निंग जो है 12th वालों को पढ़ाया है, तो ये चौथा या पांचवा लेक्चर हो रहा है। अब कहने को तो बातें बता दी जाएंगी कि फलाने सर ने 8 घंटे पढ़ाए, हम लोगों के घंटे कौन काउंट करेगा यार? और ये इससे तुम लोगों से कोई लेना देना तो है नहीं कि हम कितनी देर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। रात के 11-12 बज रहा है, तो इसमें तुम लोगों का एहसान थोड़ी ना है, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन लोग इसको भी जो है कैच कर लेते हैं कि हम जो है एक इतनी देर हमने पढ़ाया, उतनी देर पढ़ाया। ठीक है, बस थोड़ी सी एनर्जी लो हो गई है, बाकी इमोशंस अभी भी उतने ही हैं। ठीक है, तो इमोशंस जगह रखना, एनर्जी लो हो गई है, बाकी ठीक है। D4 हो गया तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3, चौथा ऊपर हो गया, इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो चारों यहां पर हो जाएंगे। जब हम इसमें लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 पॉइंट माइनस वाला 0.4 लिखते हैं ये हमारे पास, और प्लस वाला लिखेंगे 0.6 में लिखते हैं। ठीक है, इसमें n भी होता है और इसके n होते हैं। ठीक है, 0.4 किसके लिए होता है, जल्दी बताओ, 0.4 किसके लिए होता है? वो हमारे पास T2G के लिए होता है, और EG के लिए क्या होता है, 0.6 होता है, ये हमारे पास EG के लिए होता है। तो अगर इसको हम निकालना चाहें तो क्या होगा, माइनस में 0.4 इंटू n कितना होगा, ये हमारे पास 0.4 किसके लिए, T2G के लिए, n कितना, 1 2 3 इंटू 3 करेंगे, प्लस में आ जाओ 0.6 आ जाएगा, और ये हमारे पास n है, इसमें n कितना है, 0.6 में n कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो माइनस में 1.2 और ये प्लस में आएगा 0.6, ओवरऑल आ जाएगा माइनस में 0.6 आ जाएगा इसका आंसर। माइनस में 1.2 आएगा, नहीं आएगा, 4 3 12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया बेटा, माइनस में 0.6 आया। अगर इसकी बात हम लोग करें, इसकी बात करें तो इसको अगर निकालना चाहे कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें देखो हमारे पास जो 0.4 n वाला है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस में, माइनस 0.4 n,
ये है ना, ये फार्मूला है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 इंटू 4 करेंगे और प्लस में क्या कर देंगे बेटा, जो 0.6 वाला है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं, तो इंटू 0 कर देंगे, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 4 4 से 16 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट माइनस में 1.6 आ जाएगा, इसका माइनस में 0.6 आ रहा है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से D4 D5 D6 सबका आप लोग निकाल लेंगे, D4 D5 D6 सबका आप लोग निकाल लीजिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे लिखते रहिएगा, निकाल लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा और निकाल लीजिएगा सबका। भाई नीचे T2G लिखिएगा, ऊपर EG लिख दीजिएगा। जैसे 5 हमको 5 इलेक्ट्रॉन का नहीं निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, पांचवा यहां पे आएगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसके लिए 5 आएगा। तो 1 2 3 4 इसमें आएगा, 5 क्योंकि पेयरिंग होती है तो यहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा अभी। क्लियर नहीं क्लियर, जब 6 आ जाएगा तब भी यहीं रहेगा। 7वां इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड में 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और इसमें सारे पहुंच जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, अब इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, छठा कहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा, 7वां कहां पे, यहां पे आएगा, 8वां कहां पे, यहां पे, 9वां यहां पर, 10वां यहां पर। इस तरीके से हम इसको फिल कर लेते हैं। फार्मूला आपके सामने लिखा है, आप सब निकाल लीजिएगा, 2-3 पॉइंट टिक मार करके लिख लीजिए ताकि हम इसका रिजल्ट आपको बता दें। रिजल्ट तो आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग D4 से लेकर D9 तक निकाल लीजिएगा, सबको आपका होमवर्क यही है। ठीक है, लिखिए पॉइंट, लिखिए टिक मार करके लिखो, D8, D9, D10 configuration have same value of crystal field splitting energy। ठीक है, सबकी CSF जो CFSE एनर्जी होती है D8 D9 की सबकी जो है सिमिलर आती है। देखो D8, D9, D10 इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, इनमें जो है CFSE एनर्जी जो होती है दोनों में सेम आएगी, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। निकाल के देख लेना किसमें, D8 D9 D10 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे टिक मार करके, डबल टिक मार करके, D1, D2, D3 ऐसे ही होगा ना, D1 D2 D3 तो निकाल नहीं रहे, उसको निकालने की आवश्यकता भी नहीं, जो लिखा ना वही लिख लीजिए। D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन हैव सेम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSE ऐसे लिखिए, CFSE एनर्जी इन वीक लिगेंड फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड एंड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वैल्यू आर डिफरेंट, वैल्यू आर डिफरेंट। अगर हमारे पास 1 2 3 है तो उसमें वैल्यू डिफरेंट आएगी, और क्या वैल्यू आती है वो जरा लिखिएगा, 1 में 2 में और 3 में, 1 में 2 में 3 में माइनस का 0.4, माइनस का 0.8 और माइनस का 1.2, ये हमारे किस में आती है, 1 2 3 में आती है रेस्पेक्टिवली है। अगर D1 है तो D1 के लिए ये, और D2 है तो D2 के लिए ये, D3 D3 से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएंगी, और वीक फील्ड में इसकी सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम आती है। कहीं पे लिख लीजिए बेटा और सबकी निकाल लीजिएगा। क्लियर नहीं क्लियर, निकालना हमने सिखा दिया, एनर्जी थोड़ी सी वापस आई है आप लोगों की मोहब्बतों से, आप लोगों का जो है इतना प्यार मिलता है उसकी वजह से। चले बेटा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको बताते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है। जॉन टेलर इफेक्ट जरा समझ लीजिएगा। देखो, जॉन टेलर ने कोई बहुत भारी बात नहीं बताई थी। अगर हम यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री क्या होगी, यहां से ये 4 लिगेंड तो ये होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है एक नीचे की तरफ होता है। ठीक, जॉन टेलर ने हमको ये बताया, ये तो नॉर्मल हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जॉन टेलर ने बताया कि अगर हमारे पास कहीं पर भी D1 आ जाए, 1, 2, 4, D1 या D2 या D4 आ जाए, या कहीं पर 7 आ जाए, या कहीं पर 9 आ जाए, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, 1000 नहीं 1200 400 जैसे भी याद कर लीजिए, 1 2 4 7 याद के तरीके से याद कर लीजिए, इसको 12,479 याद कर सकते हैं, या 1 2 का 4 और 7 9 ऐसे जैसा भी समझ में आए। ठीक है, काफी तरीके से हमारे जो 12th वाले टीचर थे उन्होंने बताया था, वही हम लोगों को बता दे रहे हैं भैया। ठीक है, जो भी तुम्हें समझ में आए, हमने तो डायरेक्टली याद कर लिया था 1 2 4 4 7। इसमें क्या होता है, अगर ये कहीं पर इस तरीके से आ जाए, हमारे पास D1 आ जाए, D2 आ जाए, D4 D7 D9 आ जाता है, तो ये जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। उसमें ये वाली जो लेंथेज होती है ये कम हो जाती है। ठीक है, ये डिस्टॉर्ट बिगड़ जाती है, डिस्टॉर्ट का मतलब बिगड़ जाती है, इसी को बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। पता नहीं लोग क्यों 10वीं लेक्चर पढ़ाया करते हैं, इस 3 पॉइंट से आपके सवाल निकल जाएंगे, इन 3 पॉइंट से आपके सवाल निकलेंगे। जॉन टेलर इफेक्ट में क्या होता है, जो ऑक्टाहेड्रल हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है। कब, अगर हमारे पास 1 2 4 7 9 कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्लियर नहीं क्लियर, कहीं पर लिख लीजिए पॉइंट टिक मार के लिखो,
इन जॉन टेलर, अच्छा इसका नाम पे भी लिखा होता है JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं ना, तो JTD, इन JTD ऑक्टाहेड्रल शेप इज डिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज एप्लीकेबल ऑन, इट इज एप्लीकेबल ऑन 1 2 4 7 9, बस इतना हो गया। कहां कहां जॉन टेलर इफेक्ट लगता है आपको मालूम है, ठीक है, नई बात पल्ले पड़ रही है। अच्छा, अगर हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल की पूछी जाए, अभी तो हमने ऑक्टाहेड्रल की बताई थी, टेट्राहेड्रल की पूछी जाए, टेट्राहेड्रल में भी बिल्कुल वही सही होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 हमारे पास, ये हमारे पास डीजेनरेटेड हो गए, उसके बाद ये हमारे पास जनरेटेड वाले हो गए, नॉन जनरेटेड। उसमें हमारे पास क्या था, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल था उसमें Eg ऊपर था, इसमें T2G ऊपर होगा, T2G की एनर्जी ज्यादा होती है और Eg की एनर्जी कम होती है। Eg के कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो दोनों नीचे होंगे, और T2G जो होते हैं वो 3 होते हैं, तीनों ऊपर होंगे। क्लियर नहीं क्लियर? इसमें भी ये हमारे पास यहाँ पर एवरेज एनर्जी आ जाती है, इसमें भी हमारे पास क्या होती है, एवरेज एनर्जी होती है। जो ऊपर वाली एनर्जी होती है जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे होगा, ये हमारे प्लस में 0.4 होती है, इसको डेल्टा टी इसके आगे लगा देते हैं, और नीचे वाली जो एनर्जी होती है वो माइनस में 0.6 होती है, डेल्टा टी बिल्कुल वही है। जो नीचे वाले होते हैं माइनस में होते हैं, ऊपर वाले होते हैं वो प्लस में एनर्जी होती है, बस सिंपल चीज है, एज सिंपल एज जलेबी, ठीक है, इसको नोट कर लिए बेटा, ठीक, कोई डाउट नहीं, इसमें भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, फार्मूला वही बनेगा, वैसे ही बनेगा, दोनों को जोड़ना ही तो है, बस क्या करना है, T2G और Eg को, और जितने इलेक्ट्रॉन दोनों में होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना है, फार्मूला तो बता दिया, बस बार बार बताने से क्या जरूरत है, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए बेटा, लास्ट हेडिंग लगेगी आपकी मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, देखो मेटल कार्बोनिल, ठीक है, ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई भी मेटल जो है वो कार्बन से बॉन्ड बनाता है, सिर्फ कार्बन से बॉन्ड बनाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक, इस बॉन्ड को बोलेंगे ऑर्गेनो मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड। जैसा कि आपने ग्रिग्नार्ड में पढ़ा होगा, RMGX, ग्रिग्नार्ड ने पढ़ा है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक, ठीक, ठीक है। अगर यही बॉन्ड जो है, यही ऑर्गेनोमेटालिक वाला बॉन्ड जो होता है, अगर मेटल के साथ कोई कार्बोनिल CO ग्रुप आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटल कार्बोनिल, क्या बोलते हैं बेटा, मेटल कार्बोनिल। ये हमारे पास क्या हो गया, मेटल कार्बोनिल, ठीक है। अब यहां पर जो मेटल कार्बोनिल के जो बीच में बॉन्ड होता है, मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसमें सिग्मा कैरेक्टर भी होता है इसमें, और पाई कैरेक्टर भी होता है, सिग्मा कैरेक्टर भी होता है और इसमें पाई कैरेक्टर भी होता है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, क्लियर नहीं क्लियर। और मेटल कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है वो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कहां से बेटा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कौन करता है बेटा, मेटल जो है वो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में करता है, मेटल जो है वो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में करता है, कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में बनता है, ठीक है। इस पॉइंट को टिक मार करके लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बस 2-3 पॉइंट इसमें बस बताएंगे आपको और आपके सवाल लग जाएंगे, ठीक है, 2-3 पॉइंट है बस इसमें, ठीक। चलिए फटाफट लिखिए, पॉइंट लिखिए इसमें, लिखो, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड is formed by donation of electron pair from metal into pi antibonding molecular orbital of pi antibonding molecular orbital of CO, molecular orbital of CO, ठीक है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ में सवाल आता है, 2 पॉइंट टिक मार करके लिखो, बस तुम्हारा काम हो गया, जल्दी से लिखिए, लिखिए बेटा, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, ऐसे लिखेंगे CO, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम, एंड इन मेटल कार्बोनिल, एंड इन मेटल कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ ऑफ, इस बार थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है, मानसून सत्र चल रहा है इसकी वजह से। बहरहाल आप पॉइंट लिखिए, फटाफट लिखिए, काम खत्म हो गया। CO, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इंक्रीजेस स्लाइटली ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर एंड बिकम्स 1.15। अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो 1.15
0.28 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। लेकिन मेटल कार्बोनिल में ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ के 1.15 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट को बेटा, इसमें इन ये 1.128 है, 1.128 है ये, अब सही है 1.128 है, ठीक है। वही हम कहें इंक्रीज हो रहा है तो 1.28 से 1.5 कैसे हो जाएगा, ठीक है। 1.15 1.128 है, देखो 1.12 से 1.15 आ गया, तो इंक्रीज तो हो ही रही है, ठीक है। बॉन्ड डिक्रीज करता है, ये पॉइंट याद कर ले, डायरेक्ट पॉइंट याद करिएगा बेटा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, देखो इन निगेटिव मेटल कार्बोनिल बॉन्ड ऑर्डर, in negative metal carbonyl bond order of CO will be minimum due to resonance and bond length maximum जो नेगेटिव वाला होगा, जैसे हमारे पास ये मेटल कार्बोनिल हमने ले लिया VCO का होल 5 और ऊपर -1, ये हमारे पास नेगेटिव कार्बोनिल है, ठीक है। होल 6 कर लो, इसका निगेटिव कार्बोनिल है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास होगा, जो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा वो मैक्सिमम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, मिनिमम होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव हमारे पास कार्बोनिल होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। लास्ट पॉइंट जल्दी लिखो भैया, जल्दी लिखो भाई साहब। इन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO विल बी मैक्सिमम। अगर आप पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ठीक, मैक्सिमम, एंड बॉन्ड लेंथ मिनिमम, उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी उसकी, मिनिमम हो जाएगी। एग्जाम्पल आपको बना देते हैं, जैसे MnCOH10, MnCOH10, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये Mn, ये Mn, एक मेटल कार्बोनिल, एक मेटल कार्बोनिल, एक कार्बोनिल, यहां पर एक कार्बोनिल, यहां पर भी एक कार्बोनिल, यहां पर भी एक कार्बोनिल, कितने हुए, 3 इधर 5 लगाने, तो एक कार्बोनिल यहां पे लगा दो, एक कार्बोनिल यहां पे लगा दो, एक कार्बोनिल यहां पे लगा दो, और एक कार्बोनिल यहां पे लगा दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, मेटल कार्बोनिल हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, जैसे हमारे पास एक और होता है कोबाल्ट के साथ CO, कोबाल्ट के साथ, इसका भी स्ट्रक्चर देख लो। ये हमारे पास कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है, ये हमारे पास 8 हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड हो गया, 3 यहां पर CO लगा दिए, CO एक ऊपर लगा दिया CO। ये कौन सा CO है, ऊपर वाला कार्बोनिल है, ये नीचे वाला कोबाल्ट होता है। ये ना समझ लेना कि दोनों कार्बोनिल है, इसमें जो ये बीच में है ये मेटल वाला है, उसमें ऑक्सीजन छोटा होता है, इसमें कैपिटल O लेते हैं, ये देखो, और एक हमारे पास ये, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास जो है इति सिद्धम, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया, और बहुत ही कॉन्साइज पढ़ाया है। इसको पढ़ेंगे तो आपके नीट के सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है। बस बहुत अच्छे से पढ़ें, जितने सवाल लगाएं वो सवाल करते रहें, जो कॉन्सेप्ट बताएं वो कॉन्सेप्ट करें, आपके सारे सवाल इससे निकल जाएंगे। और जो है मेहनत करके पढ़ें और सेलेक्ट होकर जो है हमें दिखाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और शब बखैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, और जो भी होता है और तो हमें मालूम नहीं क्या